हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर पे, आज के इस वर्कशॉप पे हम बात करने वाले हैं 10 मिनट में एस्टिमेशन कैसे सीखें और बिलिंग के नॉर्म्स, गाइडलाइन, टिप्स क्या होते हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछ चिड़िया से, हाँ भाई तेरे से ही बोल रहा हूं, पूछ चिड़िया से, जाके पूछ कि कैसे बनाया घोंसला। वो कहेगी कि तिनका उठाना होता है और हर एक तिनके से घोंसला बनता है। हर एक छोटी छोटी नॉलेज से इंजीनियर डेवलप होता है। आपके लिए वो नॉलेज 10 मिनट में कैसे आप एस्टिमेशन सॉल्व कर सकते हो, तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ, इस वर्कशॉप के साथ। और आपको ये कंटेंट दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तो एक भी समय बिताए, पेन पेपर कॉपी तुरंत उठा लो और सीट की पेटी तुरंत कस लो, घर का दरवाजा बंद कर दो, सारे हेडफोन अपने कान पे लगा लो। यदि फ्लाइट मोड में फोन डाल सकते हो तो अच्छी बात है, दूसरे से वाईफाई लेके चलाओ कि एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए, एक भी कॉल नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देगा। तो बनी रहेगा इस वर्कशॉप के साथ। मिलते हैं हमारे 10 मिनट के एस्टिमेशन के बाद। 10 मिनट में एस्टिमेशन निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक डेटा का रिक्वायरमेंट है। वो बेसिक डेटा है, सबसे पहला साइज ऑफ प्लॉट का लेंथ और विड्थ चाहिए हमको। बिल्ट अप एरिया, टोटल कितने एरिया में आपका बिल्डिंग बना हुआ है। एक्सकेवेशन का हाइट चाहिए, सैंड फिलिंग का हाइट चाहिए, पीसीसी का सिर्फ हाइट चाहिए, प्लिंथ लेवल का हाइट चाहिए कि कितना आपको ग्राउंड से आपका प्लिंथ लेवल है, फ्लोर का हाइट चाहिए कि प्लिंथ लेवल से स्लैब लेवल का क्या हाइट है, पैरापिट का हाइट चाहिए। फुटिंग में आपको रेक्टेंगुलर और ट्रेपोजाइडल का डिटेलिंग चाहिए कि उसका बॉटम का एरिया क्या है और उसका हाइट क्या है, लेंथ और विड्थ। और टॉप का जो ट्रेपोजाइडल का टॉप का शेप रहता है उसका लेंथ और विड्थ क्या है और उसका हाइट क्या है, उसके स्लोप का हाइट। वैसे ही ग्राउंड बीम का साइज चाहिए आपको, ग्राउंड बीम का हाइट साइज चाहिए और ग्राउंड बीम के उसका लेंथ भी चाहिए, इनर और आउटर। उसी तरीके से डीपीसी का आपको सिर्फ और सिर्फ थिकनेस चाहिए। फ्लोर हाइट की बात करें अपन, फ्लोर पीसीसी में तो उसका थिकनेस चाहिए, सील बैंड का थिकनेस चाहिए, लिंटल बीम का थिकनेस चाहिए, स्लैब बीम का थिकनेस चाहिए कि कितने थिकनेस पे वो कास्ट हो रहा है उसका, और उसका विड्थ कितना है। स्लैब का थिकनेस चाहिए, स्टेयर केस का आपको विड्थ चाहिए, क्या है उस स्टेयर केस का विड्थ है। डोर का आपको विड्थ चाहिए, थिकनेस नहीं विड्थ, जो उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उसको डोर का चाहिए, और एल्यूमिनियम विंडो का भी विड्थ चाहिए। ये सिर्फ बेसिक डेटा 21 डेटा यदि हमने कलेक्ट कर लिया तो आपको एस्टिमेशन ऐसे चुटकी में निकलेगा इस फॉर्मेट की सहायता से। देखते हैं कैसे एक एक टॉपिक को। तो हमको सबसे पहला है साइज ऑफ प्लॉट। साइज ऑफ प्लॉट के लिए हमको कहां से निकलेगा, वो ड्राइंग पे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कौन कौन सी ड्राइंग होती है। तो हमारे पास कुछ बेसिक ड्राइंग है, ये बेसिक ड्राइंग से अपन निकालते हैं। सबसे पहला फुटिंग्स का डिटेल है आपके पास आपकी ड्राइंग पे। दूसरा है आपका ग्राउंड बीम का डिटेल दिया हुआ है कि ग्राउंड बीम पे कितना लेंथ है, किस बीम का क्या नाम है। और फिर आपको एक फ्लोर प्लान दिया हुआ है जिसको हम ब्रिक वर्क प्लान भी कहते हैं, यहाँ पे आप इसको वर्किंग ड्राइंग भी कह सकते हो ब्रिक का। फिर स्लैब का डिटेल दिया हुआ है, स्लैब लेआउट प्लान फॉर फ्लोर बीम, फ्लोर स्लैब का जो आपका फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है उसका डिटेलिंग दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको नीचे टाइल्स और मार्बल और ग्रेनाइट का डिटेल दिया गया, किस जगह पे टाइल्स लगाया गया है, किस जगह पे मार्बल लगाया गया है। फिर आपको डोर का डिटेल दिया गया है। इसको कैसे रीड करते हैं ये हमको जानना है। इस ड्राइंग को पूरा समझने से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये 21 डेटा निकालने से। यदि हमने ये 21 डेटा इस ड्राइंग की हेल्प से निकाल लिया तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाना है। एक एक करके डेटा निकालते हैं। सबसे पहला है साइज ऑफ प्लॉट। साइज ऑफ प्लॉट के लिए हमको चाहिए प्लॉट का एरिया। तो प्लॉट का एरिया, अभी जितना आपका प्लॉट है 1500 स्क्वायर फीट है, तो उसमें 50 बाई 30 का प्लॉट है या 30 बाई 50 का प्लॉट है, तो हमको मीटर में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मीटर के लिए साइज क्या है, ये हम आउटर साइज से बात करेंगे। ये आउटर फेस, ये आउटर फेस आपका होता है प्लॉट साइज। ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया विड्थ। हमने उस वहीं लिख दिया 17.8 और 12.5, ये मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है प्लॉट का साइज। बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया प्लॉट साइज को नहीं कहते, जितने जगह में कंस्ट्रक्शन होता है उसको बिल्टअप एरिया कहते हैं। तो जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये अंदर अंदर पार्ट में कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये ड्राइंग आपके डिटेलिंग पे दिया हुआ है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया। जितने में कंस्ट्रक्शन हुआ है इसको हम बिल्टअप एरिया बोल रहे हैं। फिर है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का हमको लेंथ और विड्थ नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ हाइट। हाइट कहां से निकालेंगे, अगेन ड्राइंग से ही निकालेंगे, लेकिन वो वर्किंग ड्राइंग से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा हमारे फुटिंग के ड्राइंग से।
तो फुटिंग के ड्राइंग के लिए, फुटिंग के ड्राइंग पे साइज दिया हुआ है इसका, तो इस जगह पे डेप्थ निकालना है। तो ये आपका ड्राइंग पे दिया हुआ है डेप्थ 2 मीटर, एनजीएल से 2 मीटर के डेप्थ में आपका एक्सकेवेशन कास्ट होगा। तो ये हमको 2 मीटर चाहिए, 2 मीटर निकल गया। फिर है सैंड फिलिंग का थिकनेस, सैंड फिलिंग का थिकनेस भी आपको यहीं दिया हुआ है, आपको ड्राइंग पे क्लियर दिख रहा होगा ये। फिर है पीसीसी का थिकनेस, पीसीसी का भी थिकनेस यहीं जस्ट ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले हम कुशन डालते हैं, आपने चेकलिस्ट में देखा कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कुशन डाला है कि नहीं, पीसीसी हुआ है कि नहीं फुटिंग डालने से पहले। तो कुशन और पीसीसी, सैंड फिलिंग हो गया कुशन अपना हमारा, और पीसीसी हमारा बेस का काम कर जाता है फुटिंग के लिए। तो 100 mm का हम पीसीसी और बेस वर्क दे रहे हैं। फिर प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल से एनजीएल से आपका प्लिंथ कितना ऊपर है, ये आपका क्लाइंट ही बता देगा कि कितना उसको ऊपर रखना है। या फिर आप ये पूछ सकते हो अपने क्लाइंट से कि ग्राउंड लेवल से रोड का टॉप कितना है। यदि ग्राउंड लेवल से रोड का टॉप 2 फीट है तो रोड से कम 1.5 फीट और ऊपर रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर रोड एक्सटेंड होगा, हाइट बढ़ेगा। तो 3 फीट है, 4 फीट है, तो अभी हमने लिखा रखा है इसको 3 फीट। 3 फीट मतलब 900 mm हमने अपना प्लिंथ का लेवल डिसाइड करके रखा है। ये आप वेरी कर सकते हो, या आप आपके साइड पे जो भी कंडीशन होगा आप यहां पे एंट्री कर दीजिएगा। फ्लोर हाइट 3 मीटर, मैंने प्लिंथ लेवल से स्लैब का टॉप रखा है 3 मीटर। आप अपने तरीके से जो भी आपकी ड्राइंग पे दिया होगा सेक्शन पे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। पैरापिट हाइट, छत के ऊपर का पैरापिट हाइट का क्या साइज है, ये आप यहां पे एंट्री कर दीजिएगा। फिर फुटिंग का डिटेलिंग है, फुटिंग नंबर्स, कितने नंबर हैं आपके पास, उसके लिए भी हम वापस आते हैं अपने फुटिंग ड्राइंग पे। तो यहां पे नंबर देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 फुटिंग है। लेकिन दो टाइप की फुटिंग है, एक है F1 एक है F2। F1 है 1800 बाई 1800 का और F2 है 1500 बाई 1500 का। लेकिन हम यहां पे एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम यहां पे लगभग निकाल रहे हैं। 10 मिनट में तो लगभग ही निकलेगा ना, तो लगभग भी वो भी 19-20 कंडीशन में कि वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं। 1500 प्लस 1800 प्लस 1500 का एवरेज कितना होगा भाई, 1500 प्लस 1800 डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकालते हैं, 1500 प्लस 1800 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एवरेज साइज निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 टाइप का फुटिंग हो, आप इसको ऐड करते जाओगे और यहां पे नंबर्स लिखते जाओगे, कितने टाइप्स के फुटिंग है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने यहां पे लिख दिया 1.7 बाई 1.7, एक लगभग 1.75 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने ऑलमोस्ट निकाला है 1.75 1.75। सेम ऐसी ट्रेपोजाइडल के टॉप का, ट्रेपोजाइडल का टॉप क्या होता है, जैसे कि इस ड्राइंग पे दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला पार्ट होता है उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को ट्रेपोजाइडल कहते हैं। तो नीचे वाले का पार्ट ये हो गया लेंथ इनटू विड्थ 1.7 बाई 1.7, और ऊपर वाला पार्ट जो कॉलम से 50-50 mm डिस्टेंस पे होता है, ज्यादा होता है ताकि कॉलम का शटरिंग लग पाए, वो ऊपर का ट्रेपोजाइडल का साइज हमने यहां लिख दिया। और ये हाइट दिया हुआ है हमारे पास स्मॉल डी और कैपिटल डी। जैसे ड्राइंग को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, तो ये ड्राइंग पे दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइट है और ये स्लोप हाइट है D1 और D2। तो हमको यही चाहिए, इस रेक्टेंगुलर का हाइट क्या है और ट्रेपोजाइडल का हाइट क्या है। अलग अलग आर्किटेक्चर उसको अलग अलग नाम देते हैं, स्मॉल डी, कैपिटल डी, D1 D2। लेकिन हमको जो डेटा चाहिए वो है रेक्टेंगुलर का हाइट और ट्रेपोजाइडल का हाइट इंडिविजुअली, हमने वहां यहां पे मेंशन कर दिया। सिर्फ आपको डेटा एंट्री करना है, मैं आपको इसका जादू दिखाऊंगा किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। फिर कॉलम साइज, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है और कॉलम का साइज क्या है, ये भी आपको फुटिंग के ही डिटेलिंग में मिल जाएगा। कॉलम का साइज यहां पे देखते हो, ये आपका कॉलम का साइज दिया हुआ है 250 बाई 400। दोनों कॉलम सेम है, दो टाइप के कॉलम है C1 और C2, और दोनों कॉलम का साइज सेम है, ये 250 बाई 400। यदि क्या होता है ना कि कई बार हम एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं या एज अ इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, या हम किसी के घर बैठने गए होते हैं, तो लोग पूछते हैं आपसे कि बेटा ये ड्राइंग पकड़ और इसका बजट बना के दे दे। अब इंस्टेंट पे जवाब देना होता है, या कोई क्लाइंट आया आपके पास, एज अ कंसल्टेंट आप जॉब कर रहे हो, आपकी खुद की कंपनी है, कोई क्लाइंट आया, उसने ड्राइंग लेके आपने उसका ड्राइंग बनाया, वो बोला भैया कितना रुपए का खर्चा लगेगा थोड़ा बता दो। अब आप एक मोटा मोटा बताना है, तो मोटा मोटा बताने के लिए भी हमको डेटा चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 20 लाख रुपए बजट बताया है और उसका घर 20 लाख रुपए में सिर्फ आधा बना है,
ऐसा बहुत बार होता है, तो वैसा ना हो, हम पहले से ही प्री प्लान रहे कि कितने रुपए का उसका बजट होगा। तो 10 मिनट के कैलकुलेशन में सिर्फ आपको ड्राइंग से ये कुछ ही चीजें निकालना है, और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना यार, तो वो प्रैक्टिस में 10 मिनट भी नहीं लगने वाला आपको डेटा निकालने पे। किस तरीके से वो बताता हूं कि जब फर्स्ट टाइम आप बाइक चलाना सीख रहे थे, तो हमने क्लच दबाया, एक्सीलरेटर पकड़ा और गियर देख के लगाते थे कि गियर देख के लगाए, धीरे 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 क्लच छोड़ते थे और धीरे धीरे एक्सीलरेटर देते थे। तो पहली बार तो गाड़ी बुक से बंद हो जाती थी, फर्स्ट टाइम था। फिर आपने बार बार उसको प्रैक्टिस किया, और आज एक समय ऐसा आ गया है कि आप एक हाथ में फोन लगा रहते हैं, गाड़ी चल रही होती है, बिना क्लच दबाए हम गियर बदलते जाते हैं, और हाँ जी बस पहुंचने वाला हूं, बस ये पहुंच ही गया हूं मैं आपके घर के सामने। यही बात करते करते हम वहां पहुंच जाते हैं। क्या डिफरेंस है फर्स्ट टाइम और आज के समय पे? सिर्फ है प्रैक्टिस। तो बस आप ड्राइंग रीडिंग का प्रैक्टिस करते जाना कि किस तरीके से हम ड्राइंग रीड करते जाते हैं और उसको डिटेलिंग लिखते जाते हैं। वापस आते हैं कि अब हमको लिखना है, फुटिंग का डिटेल हो गया, अब कॉलम का साइज भी हमने लिख लिया, 400 बाई 250, 24 कॉलम है आपके, जितने फुटिंग उतने कॉलम। फिर है ग्राउंड बीम का साइज, ग्राउंड बीम का हमने लिखा है साइज 250 बाई 300। ये कहां से मिलेगा आपको? ये ग्राउंड बीम के ड्राइंग से मिलेगा। ग्राउंड बीम के ड्राइंग पे सेक्शन बना होगा, वहां से आपको ग्राउंड बीम का डिटेल निकल जाएगा। नेक्स्ट है ग्राउंड बीम का आउटर और इनर। ये आउटर और इनर बात कर रहे हैं, यह लेंथ ऑफ बीम कैसे चेक करते हैं, क्यों, वो भी बताता हूं मैं आपको। यह ग्राउंड बीम का प्लान दिया हुआ है। यह आउटर और इनर क्या है, ये आउटर और इनर अभी क्यों डिफरेंस कर दे रहा है? क्योंकि हर बिल्डिंग पे जो आउटर वॉल होता है प्लिंथ लेवल से ऊपर, वो 200 mm का होता है, जिसको 200 mm वॉल कहते हैं या फुल थिक वॉल कहते हैं, और जो अंदर का वॉल होता है उसको 100 mm का वॉल बोलते हैं। 4 इंच वाली आप मैंने बात देखा होगा, 4 इंच 4.5 इंच, जिसको हाफ थिक वॉल कहा जाता है। तो उसके लिए हमने पहले से ही इसको यहां पे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं कि बीम का साइज चेंज नहीं होगा, बीम का साइज तो वही रहेगा। नीचे बाहर का भी बीम का साइज 200 है तो अंदर भी बीम का साइज 200 ही होगा, लेकिन जो ब्रिक वर्क आने वाला है ना ऊपर, उसकी तैयारी हम आज से ही कर रहे हैं ताकि बाद में हमको तकलीफ ना हो कैलकुलेशन पे। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब कि ये जितने आपके बाहर के बीम है, ये जितने आपके बाहर के बीम हैं, इसको वो बोल रहे हैं ग्राउंड बीम। इन सब बीम को बोल रहे हैं, जो बाहर के बीम से लगा हुआ है उस बीम को बोल रहे हैं ये ग्राउंड बीम फ्रॉम आउटर साइड, ग्राउंड बीम फ्रॉम आउटर साइड। और जो ये अंदर वाले बीम है, इसको नाम दिया है इन्होंने ग्राउंड बीम फ्रॉम इनर साइड, ग्राउंड बीम फॉर इनर साइड। क्लियर है? ग्राउंड बीम फ्रॉम इनर साइड। तो ये जो ब्लू वाले लाइन है ये इनर वाले वॉल हो गए, और जो रेड वाले लाइन है वो आउटर वॉल हो गए। बस इसको हमको कैलकुलेट करना है कि लेंथ कितना है। यहां से लेंथ तो कैलकुलेट आता है ना भाई, हमको जोड़ना तो आता ही है। तो ये बीम का साइज है 2500 mm, फिर ये बीम का साइज है 2400 mm, फिर ये बीम का साइज है 3500 mm। सबको ऐड करते जाएंगे तो टोटल आउटर बीम आ जाएगा, और वैसे इनर को ऐड करते जाओगे आप, यहां से यहां तक 3400 mm, यहां से यहां तक 2500 mm, फिर ये इनर वाला, ये भी है इनर वाला, तो यहां से यहां तक 50 mm, 2 मीटर 50 mm, फिर यहां से यहां तक 3400 mm पहले ही दिखा हुआ है। तो ये हमने पूरा का पूरा कैलकुलेट करते गए, तो इनर बीम का लेंथ आया 73.68 मीटर और आउटर बीम का लेंथ आया 55.28 मीटर। ये मैंने पहले ही आप लोगों के लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या। आगे चाहिए भाई साहब को इस फॉर्मेट को, जो भाई साहब है हमारे, उनको चाहिए डीपीसी का थिकनेस, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स भाई 50 mm का हम डीपीसी का थिकनेस देते हैं। फिर सील बैंड का थिकनेस, सील बैंड मतलब जो लिंटल लेवल के नीचे होता है, सील लेवल, उसमें जो कंक्रीट लगाया जाता है जिसको हम बैंड कहते हैं, तो सील बैंड का थिकनेस 100 mm। फिर फ्लोर पीसीसी, जो आप नीचे फ्लोरिंग करने वाले उसको हम थिकनेस कितना देते हैं, मैक्सिमम 100 mm देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है। कभी कभी यदि प्लिंथ का डेप्थ बहुत ज्यादा हो गया है तो आप इसको दे सकते हो ज्यादा, यदि फीलिंग बहुत ज्यादा है, मतलब आपने 2 मीटर के आसपास फीलिंग किया है तो हम वहां पे ग्रिड स्लैब का भी यूज करते हैं, तो भी आप ग्रिड स्लैब का नाम दे सकते हो। फ्लोर पीसी को हटा यहाँ पे ग्रिड स्लैब का नाम दे देंगे। लेकिन थिकनेस जो यदि आप 125 mm का दे रहे हो या 100 mm का दे रहे हो या 150 mm का दे रहे हो तो थिकनेस यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है लिंटल बीम का साइज, जो विंडो के ऊपर होता है बीम, उसको हम लिंटल बीम कहते हैं, उसका साइज क्या दे रहे हो आप। स्लैब बीम का साइज, लेंथ, विड्थ और हाइट, 225 mm का विड्थ है बीम का
और 300 mm का उसका हाइट है। ये कहां से मिलेगा? अगेन स्लैब बीम से मिल जाएगा ये डिटेल। तो बस ये बेसिक सा डिटेल यार, इतना ड्राइंग रीडिंग तो हर एक इंजीनियर को आना ही चाहिए, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा बहुत ड्राइंग बनाया है। मैं आपको पूरा ड्राइंग पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बीबीएस पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सेक्शन ड्राइंग पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक बेसिक डेटा, इतना तो यदि ड्राइंग नहीं भी देखेंगे ना तो भी हम बता देंगे क्या क्या उसका डिटेलिंग है। फिर है स्टेयर केस का विड्थ, कितना चौड़ा है आपका स्टेयर केस, ये भी आपको प्लान से मिल जाना है। देखो यहीं पे प्लान है, आपको प्लान से मिल जाना है, ये फ्लोर प्लान है। तो ये स्टेयर केस का हाइट दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, ये है 1.175 मीटर, बस 1.175 मीटर यहां पे एंट्री करना है। उसके बाद है डोर का साइज, जितने आपके पास डोर हैं तो एक ऑन एन एवरेज विड्थ निकाल लीजिए कितने डोर का साइज है, और विंडो का साइज। अब विंडो भी अलग अलग विड्थ साइज के होंगे, अलग अलग लेंथ होंगे विंडो का, तो पूरा का पूरा एवरेज क्वांटिटी लेना है आपको एक ऑलमोस्ट एस्टिमेशन निकालने के लिए। ये कहां कहां काम आता है? बैंक वैल्यूएशन में काम आ जाता है, कि कहीं किसी के घर गए हो और आपको तुरंत अमाउंट बताना है आधे घंटे में, तो बैंक वैल्यूएशन में काम आता है। अब जब आप बैंक के लिए लोन अप्लाई करते हो तो उसको डिटेल एस्टिमेशन का से ज्यादा मतलब नहीं, उसके एक मोटा मोटा खर्चा चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे, उस स्टैंडर्ड पैटर्न पे आप डेटा निकाल सकते हो। ये तो सिर्फ इनपुट डाटा हुआ है, इनपुट डाटा, इसका भी आउटपुट निकाल रहा हूं मैं। देखो यहां पे नीचे आउटपुट डेटा शीट है कि आउटपुट कैसे निकलेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सिर्फ इतना डेटा निकालने पे आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लगना है, क्योंकि इसमें तो सारे डेटा पहले से ही आपको याद होंगे ना भाई। हमको प्लॉट साइज पता रहेगा पहले से, बिल्डअप एरिया कितने स्क्वायर फीट में घर बन रहा है या कितने स्क्वायर फीट का आपने प्लान बनाया है वो हमको मालूम रहेगा, एक एक्सकेवेशन का डेप्थ ये भी हमको मालूम रहेगा, सैंड फिलिंग, ये सब स्टैंडर्ड लेवल है, एकदम स्टैंडर्ड। जो मेहनत करने का है वो है फुटिंग का डिटेल निकालने के लिए आपको ड्राइंग देखना पड़ेगा, फुटिंग का साइज निकालने के लिए, और ग्राउंड बीम का लेंथ निकालने के लिए साइज हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बस इतना ही जो मेहनत है ग्राउंड बीम का लेंथ निकालने पे, जो आपको हर एक बीम को ऐड करना पड़ रहा था ना, बस उसी में ही सबसे ज्यादा मेहनत है, बाकी तो सबका सब हलवा है। अब बात करते हैं कि इसका आउटपुट सीट में हमको क्या क्या मिलने वाला है। आउटपुट सीट देखते हैं, तो आउटपुट सीट देखने के लिए पूरा मैं ड्राइंग क्लियर कर लूं, और यह है हमारा आउटपुट सीट। इसमें ये पूरा ऑटो जनरेट हो चुका है, साइट क्लीनिंग ऑटो जनरेट हो चुका है। इस डेटा में हमको कुछ नहीं भरना है, इस सीट पे हमको कुछ भी नहीं भरना है। हमको जो भरना था हमने वो इनपुट डेटा सीट में भर दिया। ये इनपुट डेटा सीट है ना, 21 डेटा हमने भर दिया। ये फॉर्मेट आप लोगों के लिए आउटपुट सीट प्री प्लान करके डिजाइन कर दिया गया है। बस आपने वहां इनपुट सीट में डेटा भरा और ये एक्सेल सीट अपने आप जनरेट हो जाएगा, अपने आप, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जो काम करना था गुरुजी ने कर दिया है। भाई ऑटो कैड जब बनाने जाते हो तो लाइन खींचते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी घुसते हो आप, उसमें कमांड देना होता है, इनपुट डेटा एल टाइप करना होता है, आपको ओरिएंटेशन टाइप करना होता है कि आप 0 से कितना लेंथ में लेना है, आप दूसरा कोऑर्डिनेट टाइप किया और आपका लाइन बन जाता है। सेम यही तो आपको हमको चाहिए ना, कि हमने डेटा डाला और आपका रिजल्ट सामने आ गया। ये जादू करके दिया है सिविल गुरुजी ने आप लोगों के लिए स्पेशलिस्ट वर्कशॉप पे। ये क्या है? ये स्टंट है, स्टंट। जब हमको बाइक चलाना, जब फर्स्ट टाइम बाइक चलाते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो फर्स्ट टाइम बाइक चलाना कैसे सीखें, ये आपको कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशन प्रोसेस कोर्स आप लोगों के लिए एक नया कोर्स डिजाइन किया गया है इस स्पेशली दिवाली के लिए, कि जिसमें आप ये पूरा एस्टिमेशन डिटेल पे सीखोगे कि ये फॉर्मेट बनाया कैसे जाता है शॉर्टकट बनाने के लिए, और इसका हर एक छोटा छोटा कैलकुलेशन पूरा का पूरा प्री डिफाइंड लेवल पे डेमो कोर्स अवेलेबल है आपके ही एप्लीकेशन पे। स्कॉप्स आप कोर्स में जाके देखिए, पूरा डेमो अवेलेबल है और सिर्फ इस दिवाली तक। अब हम बात कर रहे हैं कि ये एक्सेल सीट बनाने पे कितना मेहनत लगा, और इसका थोड़ा सा आउटपुट निकाल के आपको बताता हूं कि कैसे ये कैलकुलेट किया गया है और आप इसको कैसे कॉप्स वाले कोर्स में आप सीखने वाले हो चुटकियों में। देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिटेल दिया गया है वो है साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग क्या होता है? जो आपका प्लॉट साइज है, आप अपने प्लॉट साइज में काम करने के लिए कम से कम 1 मीटर बाहर, 1 मीटर चारों साइड ज्यादा मेहनत करते हो। हर दोनों साइड 1-1 मीटर का हम क्लीन कर लेते हैं। यदि बाजू में घर होगा तो आप इधर तो क्लीन नहीं कर पाओगे, लेकिन बैक साइड भी घर होगा तो नहीं कर पाओगे, फ्रंट साइड आप कर सकते हो। तो ये ऑन एन एवरेज एक क्लीनिंग प्रोसेस है कि साइड में काम करने के लिए मटेरियल रखना पड़ेगा, स्टील रखना पड़ेगा, आपको हटमेंट बनाना पड़ेगा, ब्रिक वर्क रखना पड़ेगा, तो हम गंदे जगह में तो रखेंगे नहीं। वो सारे काम करने के लिए हमको साइड क्लीनिंग करना पड़ता है।
फिर एक्सकवेशन जो आपने इनपुट में डेटा डाला था वहां से ये ऑटो कैलकुलेट होके वहां से उसने ऑटो रिसीव कर लिया डेटा और यहां पे आपको वॉल्यूम निकाल के दे दे रहा है। सैंड फिलिंग भी सेम। अब इस इन दोनों का कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं कैसे चुटकियों में आप कर सकते हो। देखो दोनों की क्वांटिटी जितना एक्सकवेशन का विड्थ होगा उतने में सैंड फिलिंग होगा, तो ये दोनों तो सेम है, जितना एक्सकवेशन का एरिया है वो सेम है, बस डिफरेंस क्या है तो हाइट में। तो हमने यहां पे क्या किया है, थोड़ा सा ट्रिकी मेथड लगा के मैं आपको कोडिंग के पीछे का हेल्प सीन दिखा रहा हूं कि जो यहां पे वॉल्यूम आया है 173.28, तो हमने इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया, 173.28 डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम, उसी आइटम का वॉल्यूम 2.0 से डिवाइड कर दिया, तो ये आइटम हट गया, तो बचा कितना, सिर्फ ये बचा। और देखो ये दोनों में सेम है। इसके बाद हमने क्या किया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके हाइट से, तो फुटिंग एक्सकवेशन का वॉल्यूम को एक्सकवेशन के हाइट से डिवाइड कर दिए, तो मिला क्या, एक्सकवेशन का एरिया, और एक्सकवेशन के एरिया पे हमने सैंड फिलिंग के हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो निकल गया सैंड फिलिंग का वॉल्यूम। सेम उसी तरीके से पीसीसी का भी वॉल्यूम, और फुटिंग के लिए अगेन एक कैलकुलेशन जो आपको बचपन से पता है किस तरीके से हम फुटिंग का कैलकुलेशन निकालते हैं। ट्रेपोजाइडल है तो रेक्टेंगुलर प्लस ट्रेपोजाइडल का हम वॉल्यूम निकाल के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अगेन ट्रिकी, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि जब हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो रेक्टेंगुलर का तो निकालना आसान है भैया कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इट्स टू इजी। लेकिन जब हम ट्रेपोजाइडल का बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है d/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस अंडर रूट a1 इंटू a2, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन जब हम क्विक की बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से नहीं निकालते। हम क्या निकालते हैं, हम बात करते हैं यहां पे कि सिर्फ और सिर्फ एवरेज हाइट निकाल दो, एवरेज। तो इन दोनों को जोड़ के और ये हाइट तो दिया हुआ है, इन दोनों का एवरेज और ये हाइट को कैलकुलेट करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेपोजाइडल का निकल जाएगा, और उसमें हम रेक्टेंगुलर ऐड कर देंगे। टू इजी, बहुत ही छोटा प्रोसेस है, डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूला लगा हुआ है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो हमको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो काम है सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट डेटा भरने का। ये एक्सेल शीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे वर्कशॉप का मेन रेसिपी है आप लोगों के लिए। ये तो रहा सिर्फ एस्टिमेशन, यहां से हमको सिर्फ क्वांटिटी निकला, ये सब सारे क्वांटिटीज निकल रहे हैं कि एरिया कितना, वॉल्यूम कितना, स्टील भी निकालना पड़ता है। तो स्टील के लिए अगेन एक पूरा का पूरा थंब रूल लगा के एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न पे स्टील का थंब रूल है, स्टील डेटा शीट। स्टील पे लगभग हर एक बिल्डिंग के फुटिंग पे जो स्टील लगता है वो है 62.8 kg पर क्यूबिक मीटर। यदि आपका फुटिंग का वॉल्यूम है कंक्रीट का 100 क्यूबिक मीटर, तो आपको पता करना है कि आपके फुटिंग में कितना स्टील लगेगा, तो 62.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो फुटिंग के लिए, 62.8 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 6280। लगभग इतना ही स्टील लगने वाला है आपकी फुटिंग पे, लगभग। इससे हो सकता है 5-7% ज्यादा हो जाए, इससे 5-7% कम हो जाए जब हम एस्टिमेशन की क्विक की बात कर रहे हैं। सेम ऐसी कॉलम पे भी, यदि आपका एक फ्लोर का बिल्डिंग है तो आपको टोटल वॉल्यूम के हिसाब से, 2 फ्लोर का बिल्डिंग है तो भी वॉल्यूम के हिसाब से, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है तो भी वॉल्यूम के हिसाब से आप अपना कॉलम का वॉल्यूम कैलकुलेट करो। कॉलम का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपके कॉलम का साइज है, ये लेंथ और ये विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उसके हाइट से कि फुटिंग के टॉप से पैरापिट के हाइट तक क्या उसका वॉल्यूम है, और उसमें 157 kg को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका स्टील निकल जाएगा। लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, पूरा का पूरा आउटपुट सीट पे ये डेटा को पहले से प्री डिफाइंड, लगभग 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के बाद सिविल गुरुजी के पूरे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ने मिलकर ये फॉर्मेट तैयार किया है आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा जल्दी सीखने मिल जाए और आप जल्दी अपना करियर ग्रोथ कर जाओ। तो स्टील की बात कर रहे थे हम, तो फुटिंग पे देखते हैं। फुटिंग पे हमने कंक्रीट कैलकुलेट कर लिया था, सेम उसी फॉर्मेट में शटरिंग कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले की हेल्प से। और हम बात कर रहे हैं स्टील, तो स्टील के लिए क्या किया है, यहां पे देखो
ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई कितना है केजी, 62.8 केजी पर एमक्यू फॉर इस फुटिंग। सेम उसी तरीके से कॉलम पे भी हमने कंक्रीट निकाला प्री डिफाइंड पैटर्न से, शटरिंग निकाला स्टील के लिए वापस, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 157। सेम ऐसे सुपर स्ट्रक्चर में कि प्लिंथ लेवल से पैरापीट तक का जो कॉलम है उसके लिए स्टील निकाला है कि वॉल्यूम इंटू 157 केजी। टू इजी, इतना ही काम करना है हमको कि सिर्फ हम ये इनपुट डेटा भरें, और इनपुट डेटा भरने के बाद सिर्फ यदि हमने ये इनपुट डेटा भरना सीख गए, ये इनपुट डेटा भरने के बाद ही आप पूरा का पूरा एस्टिमेशन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो वहां पे कुछ ऐसे बॉयज होते थे जिनको बाइक में स्टंट आता था, और वो फेमस बंदे होते थे हमारे स्कूल और कॉलेज के। फेमस बंदे इन द टर्म्स कि उनका नाम बहुत सारे लोगों को पता होता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको हम अपने क्लास में ही होते हैं और हम उनको नहीं पहचानते, मतलब जो क्लास में खोए हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होती। ये सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जब आप लर्न कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में आप फेमस पर्सनालिटी होते हो, और जो फेमस होता है कंपनी पे उसके पास उसकी अर्निंग बढ़ते ही रहती है कंटिन्यूसली। अब हम बात करते हैं, ये तो रहा बात एस्टिमेशन का, लेकिन पैसा कहां निकला? हमको तो धन निकालना है ना। तो धन निकालने के लिए आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं हम उससे पहले, कि कंप्लीट डिटेल पे ये जो कैलकुलेशन था आपके पास आउटपुट डेटा का, यहां पे मेजरमेंट्स भी है, लेकिन हमको अब एब्स्ट्रैक्ट में मेजरमेंट से मतलब नहीं है, हमको एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ उसके कंटेंट वैल्यू से मतलब है, एरिया, वॉल्यूम या वेट से मतलब है। इसी को ही हमने थोड़ा सा फिल्टर करके एक और डेटा निकाल रखा है एब्स्ट्रैक्ट। ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो जनरेट हो जाएगा, ये भी शीट ऑटो जनरेट हो जाएगा, सब एक दूसरे से लिंक है, मतलब सॉफ्टवेयर है आपके पास, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। और बहुत जल्दी ये आपको एप्लीकेशन में भी मिलने वाला है। तो ये साइट क्लीनिंग, स्क्वायर मीटर, ये सब ऑटो जनरेट हो चुका है। लेकिन यदि इसी क्वांटिटी को, यदि मैं इस क्वांटिटी को मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा बिल निकल जाएगा। तो रेट कहां से लाएं? तो रेट निकालने के लिए किशन ओझा सर ने आप लोगों के लिए क्वांटिटी एस्टिमेशन, रेट निकालने के लिए किशन ओझा सर ने आप लोगों के लिए, कौन सा कोर्स है क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस, रेट निकालने के लिए किशन ओझा सर ने आप लोगों के लिए क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, वो भी उस कॉप्स कोर्स के अंदर ही अवेलेबल है, कि पूरा डिटेल पे आप क्वांटिटी सर्वे कैसे कर सकते हो, अपना रेट एनालिसिस कैसे कर सकते हो। आगे बात करते हैं सैंड फिलिंग एंड बैक फिलिंग, एक्सकवेशन, पीसीसी, ये सारे का रेट चाहिए अब मेरे को। इस रिमार्क की जगह यदि रेट मिल गया मुझे तो मेरे को बिल बनाना आसान हो जाएगा, और वो भी इस कॉप्स के कोर्स में आपको 100% आप सीख जाओगे। आप चाहे गवर्नमेंट नॉर्म्स में हो, चाहे प्राइवेट नॉर्म्स में हो, चाहे आप खुद का भी घर बना रहे हो, तो भी आप उसका रेट निकाल सकते हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आप बार्गेनिंग कर सकते हो। क्योंकि रेट एनालिसिस में क्या क्या लगता है यार, लेबर लगते हैं, कितने लेबर लगेंगे ये हम सीख चुके होंगे उस कोर्स में, कितना मटेरियल लगेगा ये क्वांटिटी सर्वे करके हम निकाल चुके होंगे उस कोर्स से, कितना इक्विपमेंट लगेगा, कितना उस इक्विपमेंट का डिडक्शन है, हाँ कितना उस इक्विपमेंट का चार्जेस है, ये हम निकाल सकते हैं। ये सारा डेटा हम एकदम स्टेप बाय स्टेप उस कोर्स में सीख जाएंगे। तो मैं इसी में ही एक एक्स्ट्रा सीट है आपके पास, वो है रेट का। ये रेट के लिए हमने अभी रेट आपको दिया हुआ है, वो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, रेट एज पर दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट 2019 का, अभी तक का अपडेटेड है, 2020 का अपडेटेड मॉडल आया नहीं है। तो ये हमने आपको गवर्नमेंट के रेट से दे दिया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, लगभग इंडिया के जो नियरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई, पूरे यूएई की कंट्री, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज के इंजीनियर हमको फॉलो करते हैं, और बहुत सारे इंजीनियर ने वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। इसलिए हमने हमारे लोकल एरिया का ना देते हुए हम एक स्टैंडर्ड रेट दे रहे हैं, कि हर एक काम का एक स्टैंडर्ड रेट है। ये रेट कैसे निकालते हैं ये आप इस कॉप्स के कोर्स में सीख जाओगे पूरा डिटेल में, और आप अपने बिल्डर्स के लिए, अपने खुद के लिए, अपने खुद की कंपनी के लिए, अपने कंट्रीज में, किसी भी कंट्रीज में आप हो, उसके हिसाब से पूरा रेट निकालना वहां पे डिटेल पे दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। ये रेट निकालिए, और यही रेट को, अब ये भी रेट आपको अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा एंट्री है। इन फ्यूचर आपको कभी रेट चेंज करना हो तो बस आपको ये डेटा चेंज करने होंगे, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ये सिर्फ ये डेटा चेंज करने होंगे, कि हर एक काम का जो
बिल है, बिल का अमाउंट जो वर्क का रेट है, वर्क का रेट आपके हिसाब से आपके एरिया का होगा। लेकिन यहां से भी अमाउंट नहीं निकला जिसको हम बजट बोल रहे हैं, BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी, वो भी ऑटो जनरेटेड अवेलेबल है, वो भी ऑटो जनरेटेड अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री करना है आपका पहला पेज, दैट इज कॉल्ड इनपुट डेटा शीट। आपने इनपुट डेटा शीट आपने एंट्री किया तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको अपने आप जनरेट हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ एक क्लिक पे, जो ये इनपुट डेटा शीट है ना, ये इनपुट डेटा शीट में जितना समय आपको भरने लगेगा, आपने यहां पे जो फाइनल डेटा लिखा, जैसे कि लेंथ और उसका हाइट लिखा, और लेंथ और हाइट लिखते ही ये डायरेक्ट आप यहां पे आके BOQ प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो कि 110% करेक्ट है। 110%। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। ये अब ये अमाउंट कितना आया है, ये अमाउंट देख लेते हैं। BOQ का अमाउंट, फाइनल अमाउंट, ये बिल्डिंग भैया 38,89,585 रुपीज में बन जाएगा। जो ये ड्राइंग देख रहे हो आप, ये ड्राइंग को बनाने पे एक फ्लोर हमको 38,89,585 रुपए, तो 38,89,585 रुपीज ये ऑटो जनरेट होके आ गया है। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने सिर्फ आपको इनपुट डेटा भरना सिखाया है, इतना ही काम ये। और ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वो डेटा जानने के लिए आपको ड्राइंग से कुछ बेसिक डेटा निकालने हैं, और ये एक दिन में नहीं होता, ये 2 दिन पे नहीं होता, या 3 दिन में नहीं होता। गुरुजी के ट्रेनर्स ने अलग अलग ड्राइंग्स को, अलग अलग केस स्टडी को सॉल्व करके फॉर्मेट जनरेट किया है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो मैनुअली, लेकिन जब स्टैट प्रो में आते हो तो बस वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, वही डेटा यहां से आपको मिलने वाला है इस वर्कशॉप के फाइनल रिजल्ट में। और आपको तैयारी करना है इन्हीं चीजों का। ये जैसे कि कुछ फ्यू क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए कि प्लिंथ का एक एवरेज हाइट कितना होता है, 900 mm होता है। हम साइड क्लीनिंग को कितना ज्यादा लेते हैं अपने प्लॉट एरिया से, तो बताया मैंने आपको कि हम 1-1 मीटर ज्यादा लेते हैं साइड क्लीनिंग को। तो ये सारे डेटा आपको क्विज में भी काम आने वाले हैं। अब छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पूरे बिलिंग का डिटेलिंग, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बिलिंग, टाइप्स ऑफ पेमेंट, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर बिलिंग, क्या क्या रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये पूरा हम वर्कशॉप में बात करने वाले हैं। बनी रहेगा मेरे वीडियो के साथ ब्रेक के बाद। थ्योरी पढ़ पढ़ जगमुआ इंजीनियर भयानक होए, 2.5 महीने, हाँ सिर्फ 2.5 महीने कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस का पढ़ा जो इंजीनियर होए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप लोगों का एक सवालों का जवाब दे देता हूं मैं कि ये जो 10 मिनट एस्टिमेशन था, ये आपके वर्कशॉप कंप्लीट होते ही आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आपके पूरे ये एप्लीकेशन और उसके साथ साथ असिस्टेंट वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कंप्लीट डिटेल पे। ये एस्टिमेशन पार्ट का। अगले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं बिलिंग का। तो 1 मिनट का टाइम भी वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और न पानी पीने जाना है, बाथरूम को रोक के रख लो अपने अंदर ही, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की सेक्शन में आप सीखने वाले हो बिलिंग के टिप्स एंड गाइडलाइंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं हमारे सेक्शन के बाद। हम बात कर रहे हैं बिलिंग टिप्स एंड गाइडलाइन का। तो बिलिंग टिप्स एंड गाइडलाइन पे हम देखने वाले हैं बिलिंग का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बिलिंग जैसे कि एडवांस बिल, रनिंग अकाउंट बिल, कैश बिल एंड फाइनल बिल। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू बी कंसीडर्ड फॉर बिलिंग। कितने टाइप के एग्रीमेंट होते हैं हमारे बिलिंग पे। तो पहला एग्रीमेंट है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है बिल्ट अप बेसिक एरिया कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम जानेंगे इसी सेक्शन में प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बिल एट साइट। हमको कौन कौन से गाइडलाइन, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है बिल को प्रोसेस करने के लिए, बिल बनाने के लिए कह सकते हो आप। प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग आरए बिल, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल लेबर बिल, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग कैश बिल एंड प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल बिल। ये चारों पार्ट को हम देखने वाले हैं इस सेक्शन में। एंड द नेक्स्ट वन इज चेकिंग बिल। हमको बिल को क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए जब हमारे पास बिल आ गया। एज अ सीनियर, एज अ बिलिंग इंजीनियर, साइड से आपके पास बिल आया, कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया, तो हमको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पेमेंट अगेंस्ट बिल। किस तरीके से हम पेमेंट, बिलिंग के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, उसमें कौन कौन से छोटे से क्लू है कि अकाउंटेंट के पास जाता है या बिलिंग सेक्शन के पास जाता है या एमडी के पास जाता है, क्या वो प्रोसेस होता है,
हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिलिंग इंजीनियर। एक बिलिंग इंजीनियर के पास कि डे 1 से जब वो एज अ बिलिंग इंजीनियर अपॉइंट होता है और वो जाता है ऑन साइट जॉब करने के लिए, तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या उसे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है पूरे उसे करियर स्पान पे जब तक वो एज अ बिलिंग इंजीनियर जॉब करते रहेगा, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड अपडेट बाय द बिलिंग इंजीनियर की एक बिलिंग इंजीनियर कौन कौन से रिकॉर्ड अपडेट करता है। फर्स्ट वन इज बिल इनवर्ट रजिस्टर, बिल आउटवर्ट रजिस्टर, चेक रिसिप्ट रजिस्टर एंड द लास्ट वन इज चेक इशू रजिस्टर। ये सारे टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, बिलिंग का इंट्रोडक्शन। बिल इज द डॉक्यूमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बिलिंग जो पार्ट है, जो पेपर हम बनाते हैं, वो काम के कंप्लीशन को दिखाता है कि काम कंप्लीट हो गया तभी बिलिंग होता है। बिलिंग और एस्टिमेशन दोनों लगभग सेम ही होता है, बस एस्टिमेशन और बिलिंग में डिफरेंस क्या है, एस्टिमेशन काम के होने से पहले बनाते हैं लगभग, और बिलिंग काम के होने के बाद बनाते हैं एग्जैक्ट। बिलिंग पे 1 mm का भी हम आगे पीछे की बात नहीं करते, लेकिन एस्टिमेशन में हम कुछ 19-20 चला लेते हैं। तो बिलिंग इज द डॉक्यूमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। कॉन्ट्रैक्टर कैन बी पेड, जब कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसके बाद जब बिल बनता है उसे कंप्लीशन ऑफ वर्क का, तभी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलता है। बिल बनेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगा ही नहीं। नेक्स्ट है सप्लायर कैन बी पेड आफ्टर द बिल कंप्लीशन। नेक्स्ट वन इज शुड बी प्रिंटेड फॉर्मेट। जो हमारा बिल है वो हमारा प्रिंटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। आज भी इंडिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड फॉर्मेट पे ही बिलीव करती है। क्यों? क्योंकि आप हैंड राइटिंग को बाद में ओवरराइट कर सकते हो। आप 2000 को 2 लाख बना सकते हो, तो ऐसा नौबत आए ही ना, इसलिए वो प्रिंटेड फॉर्मेट में ही अप्रूवल दिया जाता है। वो इसलिए भी जरूरी है कि जो प्रिंटेड फॉर्मेट को ना मेंटेन करना बहुत आसान है। आप आसानी से किसी को शेयर कर सकते हो। बिल लिखा हुआ उसको आप स्कैन करोगे फिर भेजोगे, उससे अच्छा उठा के आप डायरेक्ट एक्सेल शीट ही भेज दो यदि आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हो तो। द नेक्स्ट वन इज कॉपी हैज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हर एक कंपनी का अपना खुद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जैसे कि मोड ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो जो मेजरमेंट बुक है, हमने एक्सेल शीट में पढ़ा है कि मेजरमेंट बुक कैसा होता है, पहला सीरियल नंबर, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, फिर नंबर, फिर लेंथ, विड्थ, हाइट और टोटल। सिर्फ इसको ही हम मेजरमेंट बुक बोलते हैं। बस इसके थोड़े से फॉर्मेट्स अलग हो जाएंगे। ऊपर की कंपनी के लिखावट अलग हो जाएगा, जहां पे कंपनी का नाम आ रहा था, डेट, नंबर, साइन, सिग्नेचर, किसका अलग अलग कंपनीज में अलग अलग लोगों के साइन की जरूरत होती है, तो फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट बुक सेम होने वाला है। नेक्स्ट वन इज इनकरेक्ट बिलिंग कैन हार्म द कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट। यदि आपकी बिलिंग में गलती हो गई तो 2 लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, वो है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट। हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर का भारी नुकसान हो जाए, हो सकता है क्लाइंट का नुकसान हो जाए। किसी एक का नुकसान दूसरे का प्रॉफिट होता है, लेकिन अल्टीमेट वो जो इफेक्ट करता है वो प्रोजेक्ट को करता है। यदि कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हो गया तो प्रोजेक्ट में डिले हो जाएगा, क्योंकि वो अपने लेबर को शिफ्ट कर देगा किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, जहां से दूसरे कंपनी में जहां से वो प्रॉफिट कमा रहा होगा। यदि आपकी कंपनी में उसको लॉस हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट अपडेट करेगा ही नहीं, वो लेबर अपडेट नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से यदि क्लाइंट को लॉस हो गया, उसके पास पैसे नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्टर को बाद में पेमेंट करने के लिए, तो फिर से अगेन सिस्टम वही कि कॉन्ट्रैक्टर को बाद में पेमेंट नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट फिर से डिले होगा। तो हर एक कंडीशन पे बिलिंग हमेशा एक्यूरेट ही होना चाहिए। लास्ट वन इज शुड बी परफेक्ट इन ऑल द लेवल। हर एक स्टेज में, चाहे आप वो आइटम रेट बिल बना रहे हो, चाहे आप स्लैब रेट बिल बना रहे हो, चाहे आप लमसम बिल बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट यदि हम 10 से 15% की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को 10 से 15% की प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो भी नुकसान है हमारे प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं होगा हमारे साइड का। इसलिए हर एक लेवल पे, हर एक सिचुएशन पे हमारा बिल जो फॉर्मेट है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, जितना हमारे मेजरमेंट है, वो एक्यूरेट ही होने चाहिए। नेक्स्ट वन इस बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बिल के बारे में। हमने कुछ बिल की बात किया था, तो टाइप्स ऑफ बिल में सबसे पहला एडवांस बिल, नेक्स्ट वन इज आरए बिल, नेक्स्ट वन इज कैश बिल और फाइनल बिल। इन 4 बिलों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये चारों बिल होता क्या है और उसको क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले बात करें हम एडवांस बिल के बारे में कि व्हेन एडवांस बिल प्रिपेयर्ड, इसको बनाते कब है, अगेंस्ट मटेरियल सप्लाई। जब यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर साइड में मटेरियल डंप कर देता है तो उसके अगेंस्ट में उसको पेमेंट कर देते हैं, जिसको मोबिलाइजेशन एडवांस भी कर सकते हो आप, कि यदि उसने कुछ मटेरियल दिया है आपके साइड पे, अब उसको काम करने के लिए और पैसा चाहिए, यदि पूरा पैसा मटेरियल में लगा देगा तो लेबर आउटपुट कैसे निकालेगा, इसलिए मटेरियल के अगेंस्ट में एज अ कंपनी हम उनको पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर मेंटेनिंग प्रोग्रेस। कई बार काम चल रहा होता है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जरूरत होती है बाहर से लेबर मंगाने के लिए या कुछ नया इक्विपमेंट परचेस करने के लिए, तो हम काम के प्रोग्रेस को देखते हुए या काम को प्रोग्रेस करवाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा फंड का सपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि आजकल मैक्सिमम कंपनीज में जो आपने सुना होगा फंड रेजिंग हो रहा है,
फंड रेजिंग क्या हो रहा है, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो देखते हैं कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उस कंपनी में पैसा लगा देती है, ठीक है और तेजी से काम कर, तो उस तेजी से काम करवाने के लिए भी हम एडवांस पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट द अनसेटिस्फाइड आरए बिल। यदि कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ बिल दिया, मान लिया जाए कॉन्ट्रैक्टर ने 10 लाख रुपए का बिल दिया और आपका बिलिंग इंजीनियर या एमडी सेटिस्फाइड नहीं आपके उसके बिल से, तो हम 2-4 लाख रुपए एडवांस कर देते हैं। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए का बिल बनाया तो 2-4 लाख रुपए तो काम किए ही होगा ना, तो हम 2-4 लाख रुपए उसको एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। बाद में बिल फाइनल होगा, यदि उसमें कुछ करेक्शन होता है तो करेक्टेड अमाउंट पेड होगा, अदरवाइज तो 10 लाख रुपए का 10 लाख बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडवांस बिल। एडवांस बिल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहला, इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज विथ मटेरियल एंड लेबर, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है यदि वो लेबर और मटेरियल दोनों के साथ में, तब क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? पहला है एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में ये लिखा है क्या कि एडवांस पेमेंट करना है कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को कॉन्ट्रैक्टर के लिए? यदि ये कॉन्ट्रैक्ट, यदि आपके एग्रीमेंट पे ये क्लॉज नहीं है तो ये कहानी नहीं होगा, हम उसको पेमेंट ही नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज बेसिक रेट ऑफ मटेरियल सप्लाई। यदि उस कॉन्ट्रैक्टर में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई हाँ इसको एडवांस देना है, तो उसने मटेरियल तो सप्लाई कर दिया, मान लिया जाए उसने 1000 बैग सीमेंट का डाल दिया और 1000 बैग का, एक बैग का रेट है 200 रुपए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कितने रुपए का कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि जो एग्जैक्ट अमाउंट है 2 लाख रुपए का, कहीं वो ज्यादा तो रेट क्लेम नहीं कर रहा है कि वो लिख के दे रहा है भैया 300 रुपए पर बैग था और वो 3 लाख रुपए क्लेम कर रहा है। तो इसके लिए जो मटेरियल आया है साइड में उसका बिल चाहिए रहता है कि उसका बेसिक रेट क्या है, हम उसी मटेरियल के तो अगेंस्ट में पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कंडीशन है, किस किस मटेरियल के लिए पेमेंट किया जाएगा, किस समय पे उसको एडवांस पेमेंट किया जाएगा। जिस तरीके से शटरिंग मटेरियल के लिए हम कभी पेमेंट करते हैं, कभी हम इक्विपमेंट के लिए एडवांस पेमेंट करते हैं, तो कंडीशन क्या है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, उस किस किस स्टेज पे उसको पेमेंट एडवांस दिया जाना है। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ मटेरियल। जब कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल के अगेंस्ट में आपसे बिल ले रहा है, मतलब कि समझो वो आपको मटेरियल बेच रहा है, तो जब आप मटेरियल खरीद रहे हो ऑन साइट, आपको जो मटेरियल आया है उसकी क्वालिटी टेस्ट होना बहुत जरूरी है। पता चला उसने 200 रुपए के हिसाब से सीमेंट तो बैग दे दिया और आपने उसको 2 लाख रुपए दे भी दिया, वो 2 लाख रुपए लेके फरार हो गया, तो और वो सीमेंट में किसी काम का ही नहीं, वो एक्सपायर्ड सीमेंट का रेट था कि एक्सपायर हो चुका है 3 महीने का सीमेंट, कहीं से उसको फ्री में मिला और लाके आपके साइड में डंप कर दिया और 200 रुपए के हिसाब से वो 2 लाख रुपए ले भी गया है। तो मटेरियल का भी टेस्ट क्वालिटी हमको करना होता है जब हम मटेरियल के अगेंस्ट कुछ पेमेंट कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट वन इज एडवांस बिल। यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ओनली लेबर, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लेबर के लिए होता है तब एडवांस बिल किसके अगेंस्ट में दिया जाता है? तो पहला अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क टू बी डन। हम उस सिचुएशन पे जब वो सिर्फ लेबर ओरिएंटेड वर्क कर रहा होता है तो हम उस सिचुएशन में मटेरियल तो डालेगा नहीं, तो वो कितना काम कर चुका है, एक लमसम क्वांटिटी हम मैच करते हैं कि भैया यदि उसने 1000 रुपए काम किया हुआ है तो हम 500-700 रुपए पेमेंट कर सकते हैं, जो कि मंथली बेसिस में होता है कि यदि उसका बिल बनना है 1 महीने पे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट तो चाहिए अपने लेबर को हर सप्ताह खर्ची देना बोलते हैं जिसको, पॉकेट मनी फॉर लेबर। तो पॉकेट मनी देने के लिए हम हर सप्ताह उसको कुछ पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट जो कर रहे हैं वो उसके वर्क को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क डन टू बी वर्क डन, ये हमको चेक करना होता है हमको एडवांस बिल बनाने से पहले जब हम लेबर ओरिएंटेड वर्क के लिए काम कर रहे होते हैं। तो लेबर स्ट्रेंथ अवेलेबल एट साइट, जब लेबर बहुत सारे भी हो जाते हैं तब भी हमको पेमेंट करना होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर साइट पे लाया, अब उस लेबरों को राशन देना होता है फर्स्ट डे ही, तो हमको फर्स्ट डे ही पर हेड के हिसाब से 500-700 1000 रुपए कुछ ना कुछ उसको पेमेंट करना होता है पर हेड के हिसाब से, ताकि वो जो लेबर है वो अपने लिए राशन खरीद के लिए आ पाए। क्योंकि जो लेबर अपने घर से उठ के आता है वो अपना इक्विपमेंट तो साथ में लाता है लेकिन राशन साथ में नहीं लाता, तो राशन देने के लिए हमको लेबर स्ट्रेंथ के ऊपर भी एडवांस बिल देना होता है। ओवरऑल स्पीड ऑफ द वर्क, यदि काम का स्पीड बहुत तेज है या उसको और तेज करवाना है, लेबर की स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो हम फिर से पेमेंट करते हैं उसकी लेबर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। पेमेंट शुड बी इन चालान, जो भी आपका पेमेंट होगा वो स्पेसिफिक चालान पे होगा क्योंकि वो आपके रनिंग बिल से काटा जाएगा। इस चालान पे एक चीज और नोट होता है कि कितना परसेंटेज उसके बिल से कटेगा। यदि आपने उसको 100 रुपए एडवांस दिया है तो क्या आप पहले बिल से ही 100 रुपए उड़ा लोगे? आप उसने जो पहला बिल बनेगा उससे ही पूरा का पूरा एडवांस कट जाएगा, या पार्ट वाइज कटेगा कि पहले बिल से 20%, दूसरे बिल से 20%, तीसरे बिल से 20%, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट वन इज अप्रूव्ड बाय अकाउंटेंट आफ्टर बिलिंग इंजीनियर। जब बिलिंग इंजीनियर उसको अप्रूव कर देता है एडवांस के लिए तो वो अकाउंटेंट के पास जाता है, क्या उसका एसडी और पीजी
जो परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका होल्ड है क्या। यदि होल्ड है तो बहुत आसानी से वो पेमेंट हो जाएगा। यदि उसका रनिंग बिल चल रहा है और उसका पहले से अमाउंट होल्ड है एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी के रूप पे, तो उसके अगेंस्ट में भी पेमेंट कर देते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हमको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो क्रेडिट कार्ड आपका चेहरा देख के नहीं देता, क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है आपके बैंक स्टेटमेंट से, बैंक गारंटी से। यदि आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिला है मतलब आपकी एफिशिएंसी है उतना रुपए वापस करने का। उसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दिया जाता है वो उसे क्रेडिट पे दिया जाता है कि रियल में वो लायबल है कि नहीं, कि पता चला हमने उसको पेमेंट किया और वो भाग गया। ऐसे बहुत बार होता है कि कॉन्ट्रैक्टर साइड पे आता है, 2-4 लेबर साइड में लगाएगा, बोलेगा सर मेरे को 50 लेबर और लेने जाना है, मेरे को 50,000 रुपए दे दो पर हेड, मेरे को उनके घर पे 1,000 रुपए दे के आना पड़ेगा। आपसे 50,000 रुपए लिया, पूरा का पूरा भरोसा दिला के और वो छू मंतर हो गया, दोबारा फोन ही नहीं उठा रहा, नंबर चेंज हो गया। ऐसे बहुत बार होता है हमारे साइटों में। नेक्स्ट वन इज हम बात करते हैं When RA bill और RA bill prepared। RA bill का मतलब रनिंग अकाउंट बिल। जब कभी काम एक बार पे खत्म नहीं होता उसको बहुत बार बनाना पड़ता है। मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एक बिल में काम खत्म नहीं होगा, उसके 10-15 बिल बनेंगे, तो हर एक बिल को हम बोलते हैं रनिंग अकाउंट बिल। जब किसी भी एक काम को करने पे बहुत सारे बिल की जरूरत होती है तब हम उसका नाम देते हैं रनिंग अकाउंट बिल। प्रिपेयर एट द साइट फॉर द वर्क डन, कि जितना काम होगा उसी के लिए ही रनिंग अकाउंट बिल बनेगा। जैसे कि हम एडवांस में बात कर रहे थे कि एडवांस बिलिंग में क्या था कि काम हुआ है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत हम पेमेंट कर देते हैं, लेकिन रनिंग अकाउंट बिल एक्चुअल पेमेंट होता है जितना उसका काम हुआ है ऑन साइट। नेक्स्ट वन इज शुड बी प्रिपेयर्ड बाय बिलिंग साइकिल। बिलिंग साइकिल का मतलब कई हर एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग डेट है। जैसे कुछ कंपनीज में होता है 7 दिन में बिल बनता है, कुछ कंपनी में 15 दिन में बिल बनता है, कुछ कंपनी में महीनों में बिल बनता है। तो वो बिलिंग साइकिल को आपको प्रिपेयर करना है कि कितने दिनों पे आपको बिल बनाना है। वो रोटेशन उस समय बन ही जाना चाहिए, अदरवाइज अगेन जो इफेक्ट पड़ता है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि यदि उसको टाइम पे पेमेंट मिला नहीं तो उसके लेबरों को पेमेंट दे नहीं पाएगा, और जिस लेबर को सही पे पेमेंट मिल नहीं पाता टाइम पे, वो लेबर यही कहती है टाइम पे तो पैसा दे नहीं पाता तो काम के लिए भी मत बोलना, उससे आपका काम इफेक्ट होता है अल्टीमेट। इसलिए बिलिंग साइकिल को फॉलो करना बहुत जरूरी है एक बिलिंग इंजीनियर के लिए। नेक्स्ट वन इज नॉर्मली पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर आर डन ऑन अ वीक बेसिस। जनरली हम एक महीने पे 4 बार कॉन्ट्रैक्टर को छोटे छोटे अमाउंट पे पेमेंट तो कर ही देते हैं। अगेन लेबर को पेमेंट देना होता है कॉन्ट्रैक्टर को खर्ची के रूप में, क्योंकि हर एक साइट के नियरेस्ट में ना कोई बाजार होता है जो हर वीक लगता है, और उसी बाजार से लेबर अपने लिए राशन खरीद के लाता है, सब्जियां खरीद के लाता है, उनका जो मंथली एक्सपेंसेस है उस रोटेशन को मेंटेन करने के लिए हमको हर वीक में कुछ ना कुछ पेमेंट देना ही होता है। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आरए बिल। रनिंग अकाउंट बिल बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहला एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट और बिल्ट अप एरिया, कि जब रनिंग अकाउंट बिल बनता है तो कौन कौन से रेट हैं उसके, तो उसका एग्रीमेंट चाहिए रहता है कि किस किस काम को करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है और किस किस रेट में किया गया है, कि वो ब्रिकवर्क किस रेट में करेगा, कंक्रीट किस रेट में करेगा, एक्सकवेशन किस रेट में करेगा, उसका हमको रेट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहता है। क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ मटेरियल इफ कॉन्ट्रैक्टर इज विथ मटेरियल, यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर विथ मटेरियल है तो मटेरियल की क्वालिटी भी चाहिए रहता है, क्योंकि आप उसी के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो। जैसे कि हमने प्रीवियस में बात किया था, तो हमको मटेरियल की क्वालिटी का रिपोर्ट चाहिए रहता है उसको बिल बनाते वक्त। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ साइट, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आरए बिल नंबर एंड डेट। ये हमको मेंशन करना होता है उसके हर एक बिल पे कि उसका पहला बिल कौन सा है, दूसरा बिल कौन सा है, तीसरा बिल कौन सा है, चौथा बिल कौन सा है। और जब ये आरए बिल बनता है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे, तो हर एक कॉन्ट्रैक्टर को पेपर देख के मेजरमेंट देख के याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसके हेडिंग पे ही नाम लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसमें किस साइट में काम कर रहा है, बिल नंबर और बिल डेट। नेक्स्ट वन इज पेमेंट चलान, एब्स्ट्रैक्ट एंड मेजरमेंट शीट, कि जो भी पेमेंट होगा वो चलान के थ्रू होगा। एब्स्ट्रैक्ट शीट का मतलब मेजरमेंट बुक में पेमेंट की बात नहीं करते, मेजरमेंट बुक में तो सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है और टोटल क्वांटिटी होता है, वहां तो पैसे की बात होता नहीं। तो हमने जैसे कि फॉर्मेट में बात किया था कि किस तरीके से वो एब्स्ट्रैक्ट शीट मेंटेन करता है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट शीट बहुत जरूरी हो जाता है हमारे बिल पार्ट के लिए, एंड द मेजरमेंट शीट, जहां से एब्स्ट्रैक्ट शीट में उसको क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लास्ट वन इज फिगर्स एंड स्केचेस विद ऑल डिटेल, कि जो आपका बिल है वो अपने आप में एक लैंग्वेज होना चाहिए, कि एक कंपनी पे हर बार एक ही बिलिंग इंजीनियर नहीं रहता, हर 4-6 महीने पे, 10 महीने पे या प्रोजेक्ट वाइज बिलिंग इंजीनियर चेंज होते रहता है। तो जब कोई दूसरा बिलिंग इंजीनियर आए तो पहले बिलिंग इंजीनियर ने जो बिल बनाया है
वो उसके ड्राइंग्स को देख के, उसके जो स्केचेस हैं देख के समझ जाए कि ये मेजरमेंट कहाँ का है। सिर्फ पूरी एक बिल्डिंग है बड़ी सी, सोचो आपका जो जिस घर पे आप रह रहे हो उस घर पे एक दीवार जो बना है वो सारे दीवार तो एक साथ नहीं बन गए, पहले कुछ रूम बने होंगे, फिर कुछ रूम बने, फिर कुछ रूम बने हैं, तो बिल भी उसी तरीके से होता है। और जब बिल उसी तरीके से हो रहा है तो ड्राइंग पे मेंशन होना चाहिए ना, हर बिल के साथ ड्राइंग लगना चाहिए कि वो बिल किस एरिया का है, कौन से दीवार का ब्रिक वर्क हुआ है, किस दीवार का कंक्रीटिंग हुआ है, किस दीवार में प्लास्टर हुआ है, किस रूम का फ्लोरिंग हुआ है, उसका ड्राइंग, उसके स्केचेस हर बिल के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन व्हेन कैश बिल रिक्वायर्ड, कब कब कैश बिल का जरूरत होता है। कैश बिल वीकली पेमेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल लेबर, जो वो हम रनिंग बिल अकाउंट में बीच में पेमेंट कर रहे थे। यदि आपका रनिंग बिल अकाउंट का बिलिंग साइकिल है 15 दिनों का और आपको 7 दिन में लेबरों को कुछ कैश देना है तो उसके लिए कैश बिल की जरूरत पड़ती है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ फॉर स्मॉल वर्क और जॉब वर्क, कि कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई छोटे काम है, जैसे कि आपके यहाँ स्टार्ट हुआ है आपका प्रोजेक्ट और आपको एक छोटा सा बाथरूम ही बनवाना है, तो बाथरूम बनवाने के लिए आपने एक प्लम्बर बुलाया, प्लम्बर से काम कराया और उसको कैश दे दिया। अब उसके लिए बिलिंग प्रोसेस करोगे, आप बिल बनाओगे, कंपनी जाएगा, कंपनी से वापस आएगा, फिर उसको पेमेंट होगा, फिर आपका दोबारा काम करने आएगा ही नहीं वो। इसलिए कुछ छोटे छोटे वर्क होते हैं, जैसे ब्रेकर का काम हो गया कि भैया एक दिन का ब्रेकर का काम है, आया 700 रुपये लिया और चले गया वो। वैसे ही छोटे छोटे काम कि इलेक्ट्रिशियन बुलाया, आपका कुछ लाइट फ्यूज हो गया था या शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिशियन बुलाया, आपने काम करवाया, उसके लिए कुछ छोटे जो पेटी वर्क होते हैं, जो छोटे वर्क होते हैं, उसके लिए हमको कैश बिल की जरूरत होती है। फॉर अर्जेंट वर्क डन ऑन अ लमसम बेसिस, अगेन वही कि अर्जेंट वर्क डन, कोई स्पेसिफिक काम है कि आपका मिक्सर मशीन चल रहा है और मिक्सर मशीन चलना बंद हो गया, तो आप मैकेनिक को बुलाया कि भैया इसका जनरेटर चेक कर, इसका गियर चेक कर, कहीं फंस तो नहीं गया है, तो अर्जेंट बेसिस में किसी काम के लिए हमको कैश बिल की जरूरत पड़ती है, हर साइट में एकदम फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर कैश बिल, द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट विद कॉन्ट्रैक्टर, कि इस एग्रीमेंट में क्या, अगेन रेट की बात कर रहा है वो कि किस रेट में हमको चाहिए, अप्रूव्ड रेट कि जिस भी काम को कर रहा है उसका रेट क्या दिया गया है। बाथरूम करने के लिए, बाथरूम को फिटिंग करने के लिए यदि हमने उसको 5000 रुपये दिया है कि भैया एक बाथरूम तेरे को फिट करना है जिसमें कमोड होगा, कुछ वॉश बेसिन होंगे, कुछ टैप्स होंगे और तेरे को पूरे पाइपलाइन बिठाना है, ऊपर टंकी बिठाना है, तो उसका हमने 5000 रुपये कॉस्ट दिया उस कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो जो एग्रीमेंट है जिसमें रेट अप्रूव्ड रहेगा वो उसके चालान के साथ लगे, क्योंकि वो अल्टीमेट कहां जाएगा, अकाउंट ऑफिस में। जब अकाउंट ऑफिस में जाएगा उसको पता होना चाहिए कि किसने अप्रूवल दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज स्केचेस एंड ड्राइंग, अगेन जो काम करवा रहे हो उसका आपके साथ ड्राइंग होना चाहिए उस चालान के साथ। सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर ऑन पेमेंट चालान, जब भी आप किसी भी कैश बिल की बात करते हैं, कैश बिल में एक डिस्प्यूट हमेशा होता है कि कंपनी को लगता है कि चोरी हो सकता है भाई यहाँ पे, क्योंकि कैश की बात है डायरेक्ट, तो कैश में उस रिसीवर का साइन होना बहुत जरूरी है जिसने कैश रिसीव किया, और रिसीवर के साथ साथ जो पेमेंट कर रहा है, चाहे आपका अकाउंटेंट कर रहा है या आपका साइट इंचार्ज कर रहा है, तो उसका भी साइन होना बहुत जरूरी है आपके कैश बिल पे। एंड लास्ट वन इज मेजरमेंट शीट, कि किसके अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है, कि जब भी हम कैश बिल बनाएंगे तो हमको मेजरमेंट शीट, उसके रिसीवर्स, उसके ड्राइंग्स, उसके रेट्स और उसका एग्रीमेंट, ये सारे चीज होना जरूरी है, तभी हम कैश बिल बना सकते हैं। आगे लेके चलता हूं मैं आपको कि व्हेन फाइनल बिल प्रीपेड, फाइनल बिल का मतलब काम खत्म होगा तभी बनाया जाएगा। तो आफ्टर 100% कंप्लीशन ऑफ वर्क, जब आपका पूरा 100% काम कंप्लीट हो चुका हो, अब वहां से पे कोई काम नहीं हो कि भी अब वो साइट को छोड़ो कोई दूसरा काम करो, तब फाइनल बिल बनाया जाता है। 100% मेजरमेंट एंड क्वालिटी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन फाइनल बिल, कि पूरा का पूरा मेजरमेंट शीट के साथ साथ पूरा मटेरियल टेस्टिंग, उसके हर एक पार्ट का, यदि आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, स्टील, आपका पेंट, टाइल, जितना भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसका टेस्ट रिपोर्ट चाहिए रहता है आपके फाइनल बिल के लिए, तभी तो अप्रूवल मिलेगा कि हाँ सारे मटेरियल सही थे तो ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। तो भी इसका फाइनल बिल बनाओ और उसको रफा दफा करो यहां से। बिल मेजरमेंट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि बिल अपने आप में एक लैंग्वेज होना चाहिए कि वो अपना खुद का ही व्याख्यान कर डाले, कि जब आप बिल किसी को सबमिट करो तो आप वहां पे बैठ के बताने के लिए नहीं रहोगे कि भैया ये कौन सा मेजरमेंट है, दूसरा कौन सा मेजरमेंट, तीसरा कौन सा मेजरमेंट है, तो पूरे ग्रिड लाइन के साथ या अच्छे से नॉमेनक्लेचर के साथ, जैसे कि फुटिंग की बात करें तो हर एक फुटिंग का नाम हो, बीम की बात करें तो हर एक बीम का नाम हो, GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, अब रूम की बात कर रहे हो, फ्लोरिंग की बात कर रहे हो तो रूम वाइज हो, तो हर एक पार्ट में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए आपके ड्राइंग और स्केचेस के साथ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनल बिल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके फाइनल बिल पे। द फर्स्ट वन इज रिटेंशन परसेंट ऑफ फॉर सम ईयर, कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी है ये कितने सालों के लिए आपको रिटेन करना है, ये आपके एग्रीमेंट पे होगा, तो उसकी कॉपी चाहिए रहता है, क्योंकि फाइनल बिल में पूरा पेमेंट करते नहीं है,
उसमें भी हम होल्ड करके रखते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी, कि 2 साल की परफॉर्मेंस गारंटी है कि 3 साल की परफॉर्मेंस गारंटी है। रेट कॉपी अदर देन एग्रीमेंट, यदि जो एग्रीमेंट के अलावा कुछ और काम किया गया है कि जो आपके टेंडर में नहीं था, जो आपके काम में नहीं था, जो टेंडर में था तो पहले से रेट फाइनल है, लेकिन जो ऑन वर्किंग साइट में, जैसे कि हमने बात किया था साइट ऑर्डर बुक में, कोई भी क्लाइंट आके लिख देता है कि भैया मेरे को नया वाला ये वर्क चाहिए, तो उस वर्क का रेट फाइनल होगा क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो क्लाइंट के द्वारा रेट फाइनल किया गया है तो रेट अप्रूव्ड लेटर चाहिए रहता है हमको हमारे फाइनल बिल के साथ। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई जो आइटम है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा तब के कंडीशन में, और यदि ऐसा काम नहीं है कि आपने कोई भी नया काम नहीं किया है, आपने वही काम किया है जो आपके टेंडर में था, तो आपको एक्स्ट्रा इस कॉपी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। गारंटी सर्टिफिकेट फॉर वाटर प्रूफिंग एंड प्लम्बिंग एंड एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, कि आप जो वाटर प्रूफिंग करोगे, जो आप प्लम्बिंग का काम करोगे, जो आप एंटी ट्रीटमेंट का काम करोगे, इसमें कुछ सालों के लिए हमको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भैया यदि इसमें कुछ खराबी हुआ या इसमें कुछ भी लीकेज हुआ या पाइप फट गया या एंटी टर्माइट लगाने के बाद भी दीमक आ गए, तो ये पूरी जवाबदारी एजेंसी की होती है। तो सर्टिफिकेट हमको फाइनल बिल के साथ सबमिट करना होता है। नेक्स्ट वन इज एनओसी फ्रॉम मेंटेनेंस डिवीजन, कि जब काम खत्म हो चुका है तो जो उस काम को ऑब्जर्व कर रहा था, जो सुपरविजन टीम था जिसको हम पीएमसी भी बोलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की एजेंसी होती है वो सब पीएमसी ही है एक तरीके से, तो वो जो पीएमसी है वहां से हमको एनओसी चाहिए रहता है कि भैया पूरा काम खत्म हो चुका है, एक भी हम मेंटेनेंस का काम इसमें बचा नहीं है, तो हमको एक लेटर दे दो कि अब कोई मेंटेनेंस का काम बचा नहीं है, तो उस लेटर के साथ ही हम इस फाइनल बिल को सबमिट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि मेंटेनेंस का काम कोई बचा नहीं है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ ही आप फाइनल बिल को सबमिट कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर बिलिंग, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिलिंग के लिए। द फर्स्ट वन इज होता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्ट अप एरिया बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों पार्ट में हम बात करने वाले हैं, आइटम रेट, बिल्ट अप एरिया और लमसम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इन तीनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, द फर्स्ट वन इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपने ओला उबर में सवारी की है, तो जो ओला टैक्सी बुक करते हैं वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, कि आप जाने से पहले उसको गाइड तो करते हो कि मेरे को कितना किलोमीटर जाना है। यदि आपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले ही उसको बोला कि यार 4 किलोमीटर लेफ्ट चल, वहां पे मेरा दोस्त है उसको उठा के लाना है, तो ओला वाला मना नहीं करेगा, क्योंकि वो जितना किलोमीटर जाएगा उसका एक फिक्स्ड रेट है, वो वापस आएगा 8 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पैसा आपसे ले लेगा। उसी तरीके से जो इस कॉन्ट्रैक्ट में जरूरत होता है, व्हेन द वर्क इज स्प्लिट इनटू वेरियस आइटम, जब कोई काम बहुत ही छोटे छोटे भागों में बंट जाता है। जिस तरीके से, अगेन मैं ओला का एग्जांपल देता हूं कि ओला का जो इस पैटर्न है कि पर किलोमीटर वो आपसे 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए एज पर व्हीकल क्वालिटी वो चार्ज करता है, और साथ ही साथ वो पर मिनट हॉल्टिंग का भी चार्ज करता है कि कितने मिनट आपने गाड़ी खड़ा करवा के रखा और आपकी कितने मिनट की ट्रेवलिंग हुई है। तो उसी तरीके से काम में यदि आपके एक प्रोजेक्ट पे हर काम के लिए एक अलग एजेंसी लगा हुआ है, एक्सकेवेशन के लिए अलग टीम लगा हुआ है, कंक्रीटिंग के लिए अलग टीम लगा हुआ है, शटरिंग और स्टील के लिए अलग टीम लगा हुआ है, ब्रिक वर्क और प्लास्टर के लिए कोई दूसरी टीम लाई हुई है, आपने टाइल और पेंटिंग के लिए कुछ अलग अलग टीम लाए हुए हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए एक अलग से एजेंसी हायर किया हुआ है, उस कंडीशन में हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। दे मे बी वन एंड मोर कॉन्ट्रैक्टर फॉर ईच प्रोजेक्ट, कि एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर्ड एवरी कॉन्ट्रैक्ट लाइक लेबर मटेरियल एंड टूल्स, कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि यदि वो मटेरियल का लेबर है तो मटेरियल का एग्रीमेंट बनेगा, यदि वो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्टर है तो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यदि कोई इक्विपमेंट लेके आ रहा है, जैसे कि कोई जेसीबी लेके आ रहा है, कोई मिक्सर मशीन लेके आ रहा है, कोई ट्रांजिट मिक्सर लेके आ रहा है, कोई ब्रेकर मशीन लेके आ रहा है, तो अलग अलग एजेंसीज होती हैं, तो उस अलग अलग एजेंसीज के लिए हमको अलग अलग एग्रीमेंट बनाने होंगे। इट्स वेरियस फॉर एडिशनल लिफ्ट एंड लीड, वो हर एक स्टेज में बढ़ भी सकता है। यदि आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर को ग्राउंड फ्लोर में काम करने के लिए रेट फाइनल किया हुआ है, यदि वो फर्स्ट फ्लोर में जाएगा तो उसका रेट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि लीड और लिफ्ट बढ़ गया, लिफ्ट और लीड बढ़ गया, कि मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, मटेरियल को उठा के ले जाने का, उसको ट्रेवल करके लाने का। यदि लिफ्ट बढ़ता है या लीड बढ़ता है तो आपके अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए। नेक्स्ट वन इज बिलिंग एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइटम सेपरेटली, हर एक काम के लिए, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग अलग बिल बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरे प्रोजेक्ट का एक ही साथ बिल बना दिया, उसमें बीच बीच से तोड़ के सबको पैसा दिए जा रहे हो। हर एक कॉन्ट्रैक्टर का, ब्रिकवर्क का कॉन्ट्रैक्टर है तो सिर्फ ब्रिकवर्क का बिल बनेगा, उसका बिल 1 से लेके फाइनल बिल तक, यदि 4-7 बिल बना रहा है तो। वैसे कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके लिए अलग से बिल बनाया जाएगा। हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग अलग बिल बनेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि एक जो फॉर्मेट हमने देखा था उस अपने चेकलिस्ट के पार्ट में, तो उसमें क्या था, सबसे पहले आइटम,
उसके बाद क्वांटिटी, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते थे उसके रेट के साथ। तो किसी भी आइटम को, जैसे कि हमने यहां पे एक्सकवेशन लिखा, एक्सकवेशन कितनी क्वांटिटी किया गया है और उस एक्सकवेशन का रेट कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता था ये अमाउंट हम पे करते थे। तो ये फॉर्मेट हम हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग मेजरमेंट और अलग एब्स्ट्रैक्ट शीट बना के काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज बिल्ट अप एरिया बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने अभी आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, अब बिल्ट अप एरिया बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं अगेन आपको टैक्सी पे लेके आता हूं कि जब आप ओला और उबर बुक करते हो तो उसको डेस्टिनेशन फाइनल नहीं करते, लेकिन जो बिल्ट अप एरिया कॉन्ट्रैक्ट है इसमें पहले से ही आप पूरा उसको प्लानिंग बता देते हो। जब आप किसी टैक्सी को हायर करते हो कि भैया मेरे को यहां से 40 किलोमीटर दूर जाना है, वहां पे 4 घंटे का मेरा फंक्शन है और वापस आना है, हम 5 सवारी है, कितना रुपए लोगे बोलो, वो पहले ही बता देता है कि भैया मैं 2000 रुपए लूंगा, आपके घर गाड़ी लगाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा, 4 घंटा वहां वेट करूंगा और वापस लेके आऊंगा। वो पूरे प्रोसेस का, यदि उसमें 2-4 किलोमीटर आगे पीछे भी हो जाए तो भाईचारे में चला लेते हैं। तो बिल्ट अप एरिया कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स मोस्ट पॉपुलर मेथड, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड है, इजीली मेथड है, बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है इस पार्ट में। लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, बिल्डर्स के पास होता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ होता है। जब आप खुद का घर बना रहे होते हो तो ये मेथड का आप यूज करते हो। प्रोजेक्ट डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क इज फाइनलाइज्ड, कि जो प्रोजेक्ट का डिटेल है वो पूरा का पूरा फाइनल होगा तभी आप बिल्ट अप एरिया कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो। यदि आपका प्रोजेक्ट फाइनल नहीं है, कि आपने उसको 40 किलोमीटर जाने बोला था और आप बीच में जाके बोल रहे हो भाई 5 किलोमीटर इधर लेफ्ट भी ले चल, मेरा दोस्त रहता है और उसको लेके वापस आना है, तो नहीं जाएगा, वो बार्गेनिंग करेगा फिर कि भैया रेट बढ़ाओ, भैया रेट बढ़ाओ, भैया रेट बढ़ाओ, क्योंकि रेट पहले से फिक्स नहीं है, कोई प्लान फिक्स नहीं था। यदि आपका प्लान फिक्स है तभी आप बिल्ट अप एरिया पे जाओगे। यदि आपको बीच में अपने दोस्त के घर जाना है और 5 किलोमीटर लेके आना है तो बिल्ट अप एरिया यदि उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि भैया इस 40 किलोमीटर के रूट में बीच में मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा और 5 किलोमीटर वापस भी आऊंगा, तो 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रेट ऐड कर लेना आपके बिल पहले ही फाइनलाइज डॉक्यूमेंट पे। और यदि आप यही आइटम रेट बिल बना रहे होते तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, उसको 5 की जगह 500 किलोमीटर ले जाओ कि रेट फाइनल है, जितने किलोमीटर जाएगा उतने किलोमीटर का बिल बनेगा। तो जब जो प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। और जब प्रोजेक्ट फाइनल होता है कि हाँ फिक्स्ड है, यही बनाना है, जैसे बिल्डर का फिक्स है कि एक डिजाइन है और उसके पूरे 400 बंगले उसी डिजाइन से बनने हैं, तो वो आइटम रेट पहले से फिक्स कर देता है, इसलिए वहां पे बिल्डअप एरिया कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा फेमस है। कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो विद मटेरियल एंड विदाउट मटेरियल, कि ये कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल के लिए भी अलाउ होता है और विदाउट मटेरियल के लिए भी परमिसेबल होता है। पेमेंट इज फिक्स्ड फॉर ईच स्टेज ऑफ वर्क, कि जिस तरीके से हम बिल्टअप एरिया की बात करते हैं तो हर एक स्टेज के लिए पेमेंट पहले से ही फिक्स होता है। रेट वाले आइटम में क्या हो रहा था कि जितना वो काम कर रहा था उतना ही पैसा मिल रहा था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है। अगेन मैं आपको एग्जांपल के रूप में ही समझाता हूं टैक्सी वाले का, कि जब वो टैक्सी वाला आपको जो 40 किलोमीटर ले जाना था और 40 किलोमीटर से लेके आना था, वो पहले आपको घर में आता है, आपको उठाता है और सबसे पहला काम होता है उसका जाके पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़े करना। वो पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाता है, बोलता है भैया तेल के लिए पैसा चाहिए। अब उस समय तो चला रहता है सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर, तो 2 से 3 किलोमीटर का पैसा पेमेंट थोड़ी देते हो, आप उसको ज्यादा पेमेंट देते हो कि क्या डलवा ले। यदि उसने 2000 रुपये बोला है तो आप 500 रुपये उसको दे देते हो, ठीक है भैया 500 रुपये का तेल डलवा ले। फिर आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हो, फिर वो बोलता है भैया यहाँ पे 4 घंटा रुकूंगा, थोड़ा खाने के लिए पैसा तो दो, तो वहां पे भी आप 500 रुपये देते हो। फिर आप वापस आते हो, घर पहुंचते हो तो घर में लास्ट में 1000 रुपये पेमेंट करते हो। तो पहले से स्टेज फाइनल है कि कब आपको पेमेंट करना है। लेकिन जब बिल्टअप एरिया वाले कंडीशन पे है, जो पहले से आपका रेट फाइनल था, लेकिन जब हम आइटम रेट वाले कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं उसमें कोई भी फाइनल नहीं होता। यदि वो 2 किलोमीटर जाके गाड़ी खड़े करता तो आप सिर्फ 2 किलोमीटर का ही पेमेंट करते। वो आपको 40 किलोमीटर ले जाके बोलता भैया थोड़ा सा पैसा दो, मेरे को खर्चा करने के लिए, खाना खाने के लिए चाहिए, तो आप पूरे 40 किलोमीटर का पेमेंट करते हो उसको। तो ये बिल्टअप एरिया और आइटम रेट में डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज बिल एग्जीक्यूटेड एज पर लेवल बाय लेवल, कि उसको लेवल बाय लेवल ही पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार टैक्सी लगाया जाके पेट्रोल पंप पे और उसको निकाल के आप 2000 रुपये दे दिए, ये नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। ये पूरा डिटेल पे जब आपको सीखना है तो आपको जो कॉप्स का कोर्स बताया जा रहा है जिसमें लिमिटेड सीट अभी भी बचे हुए हैं, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इसको बनाते कैसे हैं, बिल्टअप एरिया ऑफ बिल्डिंग, की बिल्डिंग का एरिया कितना है मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ पेमेंट, कितना परसेंट पे करना है उसको। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग को 5 स्टेज में तोड़ लिया कि 100% एक बिल्डिंग है
तो बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल है वो 25% हो गया। जो उसका स्ट्रक्चर है कि कॉलम खड़े करेगा और स्लैब डालेगा, हमने उसको 20% और दे दिया, तो टोटल आपने 45% पेमेंट कर चुका है अभी तक। ब्रिक वर्क प्लास्टर करेगा तो फिर से उसको 25% दे देंगे, तो आपने उसको कंप्लीटली 70% पेमेंट कर दिया है। फिर जब टाइल और फिनिशिंग कर लेगा तो आप उसको 20% फिर दे दोगे, तो और 90% पेमेंट हो गया। जब वो डोर और विंडो लगा देगा तो आप उसको 10% और दे दोगे, तो 100% का बिलिंग हो गया आपका। बस इतना ही होता है इसमें बिलिंग कि परसेंटेज ऑफ पेमेंट, कि पहले से ही प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनल है मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट उसको पे करना है इनटू रेट पर स्क्वायर फीट। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं कि बिल्टअप एरिया ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्टअप एरिया यदि आपका 1200 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, यदि आपका 1200 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है और बोल रहा है परसेंटेज ऑफ पेमेंट और रुपीस इन यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, इस 1200 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए आपने पूरा उसका एस्टिमेशन निकाला, उसको रेट से मल्टीप्लाई करके आपने बिल ऑफ क्वांटिटी निकाला और ओवरऑल कॉस्ट आया इस घर को बनाने के लिए। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि 12 लाख रुपए एस्टिमेशन में, आपने इसको डिटेल पे पढ़ा ही होगा। जैसे 10 मिनट में एस्टिमेशन की बात की कि ड्राइंग आ गया, उस ड्राइंग से आप इसका बजट निकाल सकते हो कि एक लगभग हमने अमाउंट निकाला 12 लाख रुपए 1200 स्क्वायर फीट घर को बनाने के लिए लग रहा है। तो रेट कैसे निकालोगे? रेट पर स्क्वायर फीट। रेट पर स्क्वायर फीट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लिख देते हैं यहां पे प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपके पास 12 लाख रुपए और बिल्टअप एरिया है 1200, तो आपका ये रेट हो गया 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये क्या हो गया? आपका रेट हो गया 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब इसको आप बिल में किस तरीके से लिखते हो? तो बिल में लिखने का तरीका, आपका बिल्टअप एरिया कितना है? 1200 स्क्वायर फीट। अब यदि उसने सिर्फ और सिर्फ प्लिंथ तक का काम किया हुआ है, हम बोल रहे हैं प्लिंथ तक के 25% का पेमेंट कर देंगे, तो यहां पे 25%, 1200 का 25% पेमेंट करेंगे। और बिल्टअप एरिया रेट कितना निकाला है आपने? 1000, और यहां पे हम लिख देंगे 1000 रुपीज। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहां पे अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम पेमेंट कर देंगे यदि ये बिल्टअप एरिया कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। तो ये पैटर्न जिसको हम स्लैब रेट बिल भी कहते हैं, ये सारे आपको इसमें आपके कॉप्स के कोर्स में डिटेल में अवेलेबल है। हर एक टाइप का आइटम वाइज बिलिंग, कॉन्ट्रैक्टर वाइज बिलिंग, आपका गवर्नमेंट नॉर्म्स में आइटम वाइज बिलिंग किस तरीके से होता है आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट वन इज लम सम कॉन्ट्रैक्ट, कि लगभग छोटे मोटे कामों को हम दे देते हैं कि भैया तो इसको साफ करना है, ठीक है, इसको 500 रुपए दूंगा, साफ कर दे। ये 10 बैग सीमेंट रखा है, इसको वहां से उठाकर रख, 20 रुपए दूंगा। तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ कुछ होते हैं कि पेटी वर्क कंसीडर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो छोटे आइटम है कि एक आइटम बाद में रिपीट नहीं होगा, तो इसमें हमको ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है इसको एक मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भैया 5000 रुपए लग और ये पूरे ईंटे को फर्स्ट फ्लोर में चढ़ा दे। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में छोटे कामों के लिए हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट का बात करते हैं। और इसका जो पेमेंट होता है वो 100% वर्क कंप्लीशन फॉर बिल पेमेंट, कि जब इसको छोटा काम है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटे काम को करने के लिए हम उसका जब पेमेंट करेंगे तो पूरा काम खत्म होना चाहिए। जिस तरीके से आप किसी भी एजेंसी को अपने घर बुलाते हो और वाटर प्रूफिंग के लिए, उसको हम फर्स्ट टाइम पेमेंट नहीं कर देते। भाई यदि छोटा सा कहीं लीकेज विकेज है तो छोटे से लीकेज के लिए हम उसको काम खत्म करने के बाद पेमेंट करते हैं। और पूरे स्लैब का आपको वाटर प्रूफिंग कराना है तो आप उसको या तो बिल्टअप एरिया पे कॉन्ट्रैक्ट दोगे या आइटम रेट पे कॉन्ट्रैक्ट दोगे। तो ये 100% वर्क कंप्लीशन फॉर लमसम, यदि छोटा काम आप करवा रहे हो तो। इट्स वेरीज एज स्कोप ऑफ वर्क, ये हर एक काम के लिए रेट चेंज होते रहता है कि यदि वही काम आपको छोटा ग्राउंड फ्लोर में करवाना है तो कम रेट लगेगा, और वही काम आपको हाई फ्लोर में करवाना है तो उसमें ज़्यादा रेट लगेगा, क्योंकि उसमें स्कैफोल्डिंग माननी पड़ेंगे, वहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो ये अर्जेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आपको एकदम अर्जेंट है तो एजेंसी हायर हो जाएगा कि ठीक है भाई मेरे को ज़्यादा पैसा दोगे तभी काम करूंगा, यदि आपका काम फंसा हुआ है तो। और यदि आपका काम फंसा नहीं है तो आप बार्गेनिंग करोगे जितना उसका रेट तोड़ सकते हो नीचे लाने के लिए। नेक्स्ट वन इज पेमेंट एग्जीक्यूटेड एज लेवल बाय लेवल। यदि यही आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हो गया, जैसे कि 7 दिन का वर्क है और वो बोल रहा है आदमी की सर डेली मेरे को पेमेंट कर देना, तो हम थोड़ा थोड़ा पेमेंट दे सकते हैं उनको हमारे लमसम वर्क में, कि 7 दिन में जो 100% कंप्लीशन के बाद हम उसको पेमेंट कर रहे थे, उसी 7 दिन को 7 भाग, उसी 7 दिन का जो अमाउंट है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर दिन थोड़े थोड़े पैसा देके उसको काम खत्म करवाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बिल, किस तरीके से बिल को बनाया जाता है।
प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बिल। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे कंटेंट के ये जो वीडियो है वर्कशॉप के, ये आपके कॉप्स के कोर्स में अपडेट हो जाएंगे, और सारे जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के हमारे इंजीनियर हैं उनके भी कोर्स में अपडेट हो जाएंगे, और जो हमारे गुरुजी खजाने के इंजीनियर हैं उनके भी कोर्स में ये चारों वीडियो अपडेट हो जाने हैं। वर्कशॉप में ये वीडियो नहीं रहेगा। आपको ये सारे कंटेंट सीखने हैं पूरे डिटेल वाइज में कि किस तरीके से बिल को बनाया जाता है। ये तो इसके नोटिफिकेशंस हैं कि इसके इफ एंड बट क्या है, लेकिन आपको रियल में पूरे के पूरे बिलिंग सीखने हैं तो आपको कॉप्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिमिटेड सीट अवेलेबल है अभी भी, और आपको 9,847 रुपए में इससे ज्यादा डेटा पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला, जिसमें आप पूरे सॉफ्टवेयर के साथ पूरा प्रैक्टिकल वर्क सीखने वाले हो। वापस आते हैं प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बिल पे। तो सबसे पहला है प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग आरए बिल, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल लेबर बिल, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल बिल। तो हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग आरए बिल। आरए बिल को बनाते वक्त कौन कौन से आइटम हमको जरूरत होते हैं जिससे कि ये बिल बन सके। सबसे पहला चाहिए हमें नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ वर्क रिटन ऑन ईच पेज, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर का नाम, बिल्डिंग का नाम, कहां का मेजरमेंट ले रहे हो, और टाइप्स ऑफ वर्क, वो कौन सा काम है, वो ब्रिक वर्क, प्लास्टर, टाइलिंग, रेनफोर्समेंट, कंक्रीटिंग, पीसीसी, एक्सकवेशन, डीपीसी, कौन सा काम कर रहे हो वो नेम ऑफ वर्क, और नेम ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर जो वहां पे काम कर रहा है। मेजरमेंट शुड बी ऑन सेपरेट मेजरमेंट शीट, हर एक पार्ट के लिए और हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए मेजरमेंट शीट अलग होगा। कई बार क्या होता है कि एक ही फ्लोर में 2-3 लेबर काम कर रहे होते हैं, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं, तो 2-3 कॉन्ट्रैक्टर को हम एक मेजरमेंट शीट में नहीं बनाएंगे, हर एक कॉन्ट्रैक्टर एक अलग मेजरमेंट शीट होगा उसके ड्राइंग और स्केचेस के साथ। डिटेल ऑन मेजरमेंट शीट विद स्केच रिक्वायर्ड, कि हर एक मेजरमेंट शीट में उसका स्केच रिक्वायर्ड होगा, जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस जोन का मेजरमेंट हुआ है, या ओवरलैप तो नहीं हो रहा है कि पहले आपने पेमेंट दे दिया है फिर दोबारा आप उसी पार्ट को पेमेंट कर रहे हो। इसलिए स्केचेस वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि जो एमडी होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो बार बार मेजरमेंट पढ़ के नहीं समझ पाते, उनको ड्राइंग से होता है कि कहाँ का पेमेंट हो गया है, पहले कहाँ का पेमेंट हुआ था और कितना पेमेंट बचा हुआ है, वो ड्राइंग से समझ पाते हैं कामों को बहुत आसानी से। बिलिंग एग्जीक्यूटेड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्टर सेपरेटली, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग बिल बनेगा। परसेंटेज ऑफ एडवांस्ड पेमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम आरए बिल, यदि उसको एडवांस पेमेंट हुआ है तो कुछ परसेंटेज आपको आपके रनिंग बिल अकाउंट से काटना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज उसके हर एक बिल से काटना है, और ये आप अकाउंट डिपार्टमेंट से मंगा लो हर बिल को बनाने से पहले कि उसमें कितने रुपए का एडवांस है और कितना उसमें डेबिट करना है। परसेंटेज ऑफ एसडी एंड पीजी शुड बी रिटेन फ्रॉम ईच बिल, कि परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट और परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी कितना रोकना है, हर एक काम के लिए अलग अलग होता है यार। जैसे कि टाइल वर्क में थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज रोकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी वाला वर्क है, प्लम्बिंग में हम ज्यादा परसेंटेज होल्ड कर रखते हैं, ब्रिक वर्क, प्लास्टर और कंक्रीटिंग में हम ज्यादा परसेंट होल्ड करके नहीं रोकते, एक्सकवेशन में हम रोकते ही नहीं है एसडी और पीजी, क्योंकि एक्सकवेशन वर्क में क्या है एसडी और पीजी, वो तो काम होने के बाद फिलिंग हो जाएगा उसमें। तो हर एक वर्क का सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी अलग होता है, तो आपको ये हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए अलग अलग आपके पास डिटेल होना चाहिए विद अप्रूवल लेटर। सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेंट एंड ईच इंजीनियर इन चार्ज शुड बी देयर, हर एक बिल पे कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर में क्या होगा कि ऑल मेजरमेंट रिसीव्ड और मेजरमेंट एक्सेप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, अकाउंटेंट का कि पेमेंट शेड्यूल अकाउंटेंट ने चेक कर लिया कि उसका एडवांस कितना था और प्रीवियस पेड कितना अमाउंट है, और इंजीनियर इंचार्ज जो अप्रूवल दे रहा है, हाँ इस आदमी को पेमेंट हो जाना चाहिए। Then last one is rate should be approved to avoid delay in payment, जितना भी आप बिल बना रहे होगे उसका पहले ही रेट अप्रूवल सीट आपके पास होना चाहिए टू अवॉइड डिले इन पेमेंट। यदि आपके पास अप्रूवल सीट नहीं होगा तो आप उस पेमेंट को करवा नहीं पाओगे, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट वाला पूछेगा कि भैया मेजरमेंट तो ठीक है, आपने ड्राइंग पे जो एग्जीक्यूट हुआ है उसको लिख दिया, लेकिन जो रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल रहे हो वो रेट किसने अप्रूव किया है, एमडी का साइन चाहिए, आपके प्रोजेक्ट इंचार्ज का साइन चाहिए जिसने रेट अप्रूव किया है। तो रेट अप्रूव सीट हमको पहले पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को बिल करवाने से या बिल बनाने से पहले। द लास्ट वन इज आरए बिल आर एडवाइज टू प्रिपेयर स्ट्रिक्टली ऑन ईच बिलिंग साइकिल, कि जो आपका ये आरए बिल है वो आपके हर एक साइकिल में होना ही चाहिए। हम ये बात करेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्यों होना चाहिए, इसका इफेक्ट कहां पड़ता है आपके प्रोजेक्ट पे। अगला बात करते हैं हम कि प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल लेबर बिल। कुछ आपके लेबर होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जिसको हम डिपार्टमेंट लेबर या सप्लाई के लेबर या कंपनी के लेबर कहते हैं, उनका बिल बनाने के लिए आपको उनका नाम, नेम ऑफ साइट, बिल ड्यूरेशन एंड टाइप्स ऑफ वर्क रिटन ऑन पेज, कि जो आप उसका मस्टर रोल भरोगे कि मस्टर रोल शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच लेबर, तो
तो जो मस्टर रोल भरोगे तो हर साइट के लिए अलग अलग मस्टर रोल होने चाहिए, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा लेबर कहां पे काम कर रहा है। तो मस्टर रोल और ये पूरा डिटेल आपके हर एक डॉक्यूमेंट पे होने चाहिए जब आप उसको बिल दे रहे होगे। तो साइन ऑफ साइट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंचार्ज इज मस्ट ऑन ऑल कॉपीज। साइट इंजीनियर का यहाँ पे साइन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि लेबर से काम वही कराएगा, तो वो अप्रूवल करके देगा हाँ कि ये वाला लेबर मेरे पास इस दिन पे मेरे साइट पे काम कर रहा था। DPR should be prepared for strictly in detail for cross verification। जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें लेबर का जो सेक्शन है वो कंप्लीटली स्ट्रिक्टली डेली चेक होना चाहिए, क्योंकि मस्टर रोल का पेमेंट तो आप महीने में एक बार करोगे या हो सकता है 7 दिन में एक बार करो, लेकिन जो डेली आप जो चेक करना है वो DPR से वेरीफाई होगा मस्टर रोल कि जो आपके लेबर साइट पे लगे थे वो रियल में काम किए हैं कि नहीं। तो वर्क के साथ स्पेसिफाई होगा, नहीं तो एंड ऑफ द मोमेंट बॉस यही समझता है कि जो बिलिंग इंजीनियर है या साइट इंजीनियर है वो लेबर से पैसे कमा रहे हैं, कि लेबर साइट पे लग नहीं रहे हैं और इनका जबरदस्ती उनका ओवर टाइम दिखा के या वो साइट पे नहीं है फिर भी उनका प्रेजेंट लगा के उनसे कमीशन चार्ज कर रहे हैं। तो DPR में उनका स्ट्रिक्टली डिटेल होना चाहिए और मस्टर रोल में मेंशन करके दोनों का क्रॉस वेरिफिकेशन होते रहना चाहिए। पेमेंट आर एडवाइज टू पेड स्ट्रिक्टली ऑन वीक बेसिस। वो इसलिए क्योंकि यदि कॉन्ट्रैक्टर को यदि आपके मस्टर रोल के लेबर को पेमेंट नहीं हुआ टाइम से तो अगले दिन वो आपके ऊपर ही चढ़ने वाले हैं कि कैसा सेट हो साहब आप पेमेंट नहीं कराते और काम के लिए बोलते हो, तो आप स्ट्रिक्ट नहीं हो पाओगे काम पे। जितना अच्छा आप पेमेंट शेड्यूल रखोगे उतना ही अच्छा आप काम पे स्ट्रिक्ट हो सकते हो। पेमेंट पेड आफ्टर साइन ऑफ ईच लेबर ऑन चालान। पेमेंट तब तक लेबर को ना दिया जाए जब तक वो साइन नहीं करते, क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हो तो यदि कोई लेबर जाके गवर्नमेंट में कंप्लेन कर दिया कि कंपनी के द्वारा उसको पेमेंट नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट से आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जो PMC होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं, उनका एक काम होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और लेबर को कंपनी के द्वारा सही टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास चालान शीट होना चाहिए, पूरे हर लेबर का जितना भी आपके पास लेबर लगे हैं उसका पूरा पेमेंट का चालान शीट होना चाहिए कि कभी भी कोई भी लेबर जाके कंप्लेंट ना कर दे फर्जी। अगला बात करते हैं हम कि प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल बिल। फाइनल बिल को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग वर्क और रिटर्न ऑन ईच पेज, कि जो भी मेजरमेंट शीट होगा या जो भी आपका मेजरमेंट बुक होगा उसमें डेटा होना चाहिए डिटेल पे। नेक्स्ट वन इज कॉपी ऑफ मोड ऑफ मेजरमेंट इन द एग्रीमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यदि आपका काम मोड ऑफ आइटम रेट पे है तो हर एक आइटम रेट की क्वांटिटी को मेजर करने का अलग तरीका होता है। जैसे कि एक्सकवेशन को क्यूबिक मीटर में करते हैं, 200 mm वॉल को हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, 100 mm वॉल को हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। ये हर एक कंपनी का अपना एक पैटर्न होता है। मैं बात कर रहा हूँ CPWD नॉर्म्स का, कि CPWD नॉर्म्स में 200 mm के वॉल को क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करता है और जब 100 mm हाफ थिक वॉल होता है उसको स्क्वायर मीटर में करता है। तो मोड ऑफ मेजरमेंट को पहले से पता होना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको या तो CPWD फॉलो करो या फिर आप IS कोड 1200 मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए स्पेशली IS कोड 1200 को फॉलो करो। बहुत ही शानदार डिटेल दिया गया है। हम बहुत ही जल्द उसमें भी वर्कशॉप लाने वाले हैं, एक कंप्लीटली हर एक IS कोड का डिटेलिंग जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के रियल एग्जीक्यूशन पार्ट में जरूरत है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट डिटेल ऑन मेजरमेंट शीट विद स्केच रिक्वायर्ड, कि जो आपका बिल बनेगा उसके साथ आपका मेजरमेंट शीट के साथ स्केचेस रिक्वायर्ड होना चाहिए। जो हम बात करते हैं कि बिल अपने आप में बोलना चाहिए, कि देखते ही समझ आ जाए कि कहां का बिल है, कितना मेजरमेंट हुआ है। NOC रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि फाइनल बिल बना रहे हो तो फाइनल बिल में आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चाहिए कि उसका कोई काम अधूरा तो नहीं रहेगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से NOC मिलेगा नहीं तब तक आपको फाइनल बिल आप बना ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट वन इज इफ एनी एक्स्ट्रा वर्क इज शुड बी क्लियरली मेंशन इन द फाइनल बिल। यदि कोई काम आपका एग्रीमेंट से अलग होके बना है तो आपको फाइनल बिल में उसको कंसीडर करना होता है कि कौन कौन से आइटम हमारे एक्स्ट्रा आइटम है उसको अलग से मेंशन करना होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट के आइटम है वो तो आप कंटिन्यू बनाओगे ही, लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा आइटम होते हैं नॉट फ्रॉम BOQ, तो उस BOQ के नॉन BOQ आइटम को आप अलग से मेंशन करके उसका बिल बनाओगे। द नेक्स्ट वन इज 100% एडवांस पेमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल बिल। यदि कुछ एडवांस पेमेंट बच भी गया हो आपके रनिंग बिल से काटने पे तो आप फाइनल बिल पे पूरा पेमेंट काटने वाले हो, क्योंकि फाइनल बिल के बाद अब कोई नया नेक्स्ट बिल नहीं बनेगा। इसलिए जो भी एडवांस पेमेंट पहले हुआ है और यदि वो रनिंग बिल अकाउंट से नहीं कटा है तो उसको आप पूरे के पूरे फाइनल बिल से उड़ा दोगे। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ SD एंड PG शुड बी होल्ड फ्रॉम फाइनल बिल एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कि फाइनल बिल पे भी SD और PG होल्ड होगा ही एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, अकाउंटेंट इन चार्ज एंड इंजीनियर शुड बी देयर, कि कॉन्ट्रैक्टर का साइन
मेजरमेंट एक्सेप्टेंस के लिए, अकाउंटेंट का साइन अमाउंट वेरिफिकेशन के लिए, साइट इंचार्ज का साइन अप्रूवल के लिए, और जो इंजीनियर का है, जो बिलिंग इंजीनियर है, कि वो जवाबदारी लेता है कि हाँ ये बिल मेरे द्वारा बनाया गया है, ये हर एक स्टेज में परफेक्ट है। तो ये चारों का साइन जरूरी इसलिए होता है कि बाद में आगे कोई क्लेम ना करे कि यार पेमेंट ज्यादा दे दिए या पेमेंट कम दिए, कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि कुछ मेजरमेंट छूट गया बाद में, तो फिर से मेहनत करना पड़ जाएगा। तो फिर से मेहनत ना करना पड़े इसलिए पहले ही साइन लिखवा लो कि भैया तू साइन करके दिया था, देख ले अब इस काम का दोबारा मेजरमेंट नहीं होगा। द लास्ट वन इज इट शुड बी चेक्ड, रीचेक्ड, अगेन रीचेक्ड बिफोर सबमिशन। फाइनल बिल की बात कर रहे हो तो ये चेक तो होना ही चाहिए, रीचेक भी करवाओ आप किसी दूसरे इंजीनियर को बुला के, और अगेन रीचेक करवाओ दोनों इंजीनियर साथ में बैठ के कि कोई भी पार्ट रिपीट या कोई पार्ट छूट तो नहीं गया, क्योंकि फाइनल बिल के बाद आप किसी भी टाइप का क्लेम नहीं कर पाओगे अपने बिल पे। एंड द डिडक्ट पेमेंट इफ एनी वर्क कैरिड आउट बाय अदर एजेंसी। यदि आपके प्रोजेक्ट पे किसी टाइप का दूसरे एजेंसी को बुला के काम किया गया है और वो वाला काम आपके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट का था, कि जो आपको प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर था उसको करना चाहिए था वो काम, लेकिन प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर काम करने में असमर्थ था, तो आपने एक बाहर से एजेंसी बुलाया, उसको कुछ पेमेंट दिए हो, तो वो पेमेंट कहां से दिया जाएगा? वो आपके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट से काट दिया जाएगा। तो जो भी आपने अदर एजेंसी से काम करवाई है उसको आपके प्राइमरी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पेमेंट से काटने के लिए आपको अदर एजेंसी का पेमेंट शीट चाहिए रहता है। अगली बात करते हैं हम चेक ऑफ बिल, कि बिल बनाते वक्त या बिल बनाने के बाद जब आपके पास बिल आता है तो कौन कौन से चेक करने चाहिए। तो पहला है आपको बिल चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी ऑब्जर्व, कि बिल चेक करने से भी पहले कुछ चेक करना होता है, वो है चेकिंग द फॉलोइंग बिफोर एक्चुअल चेकिंग। कि एक्चुअल चेकिंग से पहले आपको क्या चेक करना है? तो पहले नेम ऑफ साइट, डेट एंड बिल नंबर, ये है तब आप आगे बढ़ोगे। फिर है नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, यदि उसमें लिखाया है तो आप आगे बढ़ोगे। फिर है सिग्नेचर ऑफ इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर, दोनों ने साइन कर दिया है, फिर आगे बढ़ोगे आप। और द लास्ट वन इज अटैच स्टेटमेंट, फिगर्स एंड एनओसी सैंपल। यदि आपका जो ड्राइंग है उस बिल के साथ अटैच है कि नहीं, उसके पूरे अटैच स्टेटमेंट, यदि उसमें कुछ किसी चीज का लेवल्स का ग्राफ चाहिए या लेवल्स का रिपोर्ट चाहिए तो वो सारे अटैच्ड है कि नहीं, उसमें जो क्वालिटी रिपोर्ट चाहिए वो सारे अटैच्ड है कि नहीं, ड्राइंग उसमें अवेलेबल है कि नहीं, और यदि कोई एनओसी लगता है कि आपको किसी मेंटेनेंस डिवीजन से एनओसी चाहिए तो वो इस बिल में अटैच्ड है कि नहीं। जब तक अटैच नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। पेज नंबर ऑन मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक में पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक कंटिन्यूअस में होना चाहिए, तभी आप बिल चेक करोगे। अभी आप ओवरऑल मोटा मोटा चेक करोगे। ये सब एक आपको एक्सपीरियंस्ड शो करता है कि जब आपसे कोई पूछा कि बिल कैसे चेक करते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने बिल चेक करने से पहले। यदि ये आपको वेरीफाइड होता है कि हाँ ये सारे पॉइंट है, तब आप जाओगे बिल चेकिंग में। तो देखते हैं बिल में क्या क्या चीज हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल बिल चेकिंग में हम चेक करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड मोड ऑफ मेजरमेंट, कि जिस तरीके से मैं वॉल की बात कर रहा था तो हर एक सेक्शन को, हर एक आइटम को उसी के मोड ऑफ मेजरमेंट से कैलकुलेट किया गया है कि नहीं। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, की जो लेंथ विड्थ हाइट है उसकी टोटल डिटेलिंग सही है कि नहीं, और जो मोड ऑफ मेजरमेंट है कि जहां वॉल्यूम लेना था वहां वॉल्यूम ही लिया गया, जहां रनिंग मीटर में लेना चाहिए था वहां रनिंग मीटर में लिया गया, जहां पे हमको नंबर्स में लेना चाहिए था वहां पे नंबर्स में ही लिया गया। ये आपको चेक करना होता है ऑन टाइम ऑफ बिल चेकिंग, जब आपके पास कोई बिल आता है तब। नेक्स्ट वन इज क्रॉस चेकिंग विद ड्राइंग अवेलेबल, कि आप ऑन साइट तो जाकर चेक करोगे ही, साथ ही साथ अपने ड्राइंग से भी चेक करो कि जो ड्राइंग पे मेजरमेंट है वही साइड में एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, और जो साइड में एग्जीक्यूट हुआ है ये दोनों मैच होके वही मेजरमेंट आपके जो मेजरमेंट शीट पे लिखा है कि नहीं। तो क्रॉस चेकिंग विद ड्राइंग अवेलेबल, जो आपका ड्राइंग है उसी के हिसाब से आपका बिल वेरीफाई होना चाहिए। चेंजेस इन ड्राइंग एज पर साइट कंडीशन, क्या कुछ ऐसा हुआ है क्या कि साइट की कंडीशन से यदि कोई मेजरमेंट नहीं मिल पा रहा है, ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग पे आ रहा है 3 मीटर, साइट में आ रहा है 1.5 मीटर, तो ऐसा क्या हुआ था कि 3 मीटर ड्राइंग पे और साइट पे 1.5 मीटर करवा दिया गया, तो क्या आपके पास कुछ रीड ड्राइंग है क्या, उसका रिवाइज ड्राइंग, या किसी तरीके से नोटिफिकेशन है क्या कि इस वॉल का लेंथ चेंज करना है, तो वो सीट आपके उस बिलिंग पे होना चाहिए। यदि कुछ चीज अपडेट हुआ है, कुछ चीज एज पर साइट, बहुत सारी चीजें चेंजेस होते हैं, तो वो उसका अप्रूवल लेटर आपके साथ होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटीज एज पर द कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, जो क्वांटिटी है कहा गया था टेंडर पे कि 300 m³ कंक्रीटिंग करना है, क्या इस आदमी ने, इस कॉन्ट्रैक्टर ने 300 से ज्यादा तो नहीं कर दिया?
जो 300 एग्रीमेंट पे दिया है तो 300 तो आप पास करने के काबिल हो, लेकिन 300 से ज्यादा हो गया यदि आपका कंक्रीट का क्वांटिटी, तो वो अप्रूवल नहीं मिलेगा। और जब वो अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उसको बिल चेक करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए क्वांटिटी एज पर द कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट, ये हमको चेक करना होता है जो हर एक आइटम का। नेक्स्ट वन इज रेट एज इन नॉर्म्स कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। अगेन जो ये तो क्वांटिटी की बात हो गई कि क्वांटिटी जितना दिया था उतना ही काम करना है। सेम एज रेट कि जो क्वांटिटी के साथ एब्स्ट्रैक्ट में मेजरमेंट के जो क्वांटिटी आया उसको रेट से मल्टीप्लाई किया है, तो सारे रेट वही लिया है जो अप्रूव है। अपने मन से तो उसने कुछ आगे पीछे नहीं कर दिया, नहीं तो बहुत कॉन्ट्रैक्टर वो चालाक होते हैं। आपने थोड़ा सा गलती किया, थोड़ा सा नेग्लिजेंसी में नया कि अरे यार अपने दोस्त है, भाईचारा है, चला लेंगे, तो चलाने वाले नहीं है, वो आपको उखाड़ के बाहर कर देगा आपकी कंपनी से, क्योंकि गलती होगा, बॉस गलती पकड़ेगा एज अ बिलिंग इंजीनियर की भाई बिलिंग इंजीनियर गलती कर रहा है, तो बिलिंग इंजीनियर की गलती माफी लायक नहीं होती, क्योंकि पैसे से मैटर करता है ना वो। उसमें डायरेक्ट शो होता है कि बिलिंग इंजीनियर चोर है। तो उस चोरी से बचने के लिए आपको रेट के नॉर्म्स मालूम होने चाहिए अपने कंपनी के। यदि कोई रेट चेंज हुआ है, जिस तरीके से यदि कोई क्वांटिटी में चेंज हुआ है, कोई ड्राइंग में चेंज हुआ है, वो तो मेंशन होगा ही। यदि कोई रेट में चेंजेस हुआ है तो क्या नेक्स्ट अप्रूवल रेट आपके पास अवेलेबल है क्या साइट में। द लास्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कि क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है वो भी कैलकुलेटेड है कि नहीं तो वहां पे भी गलतियां होती हैं कि उसने गलती से बढ़ा के तो लिख दिया। आपका काम है उस पूरे क्वांटिटी को चेक करना, आप भरोसा नहीं कर सकते अपने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो पूरा कैलकुलेशन चेक करना ये हमारी जवाबदारी होती है एज अ बिलिंग इंजीनियर। एंड ऑल डिडक्शन कि एसडी, पीजी, टीडीएस और जो प्रीवियस एडवांस अमाउंट था वो आप डिडक्ट कर रहे हो कि नहीं अपने बिल से। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। ये तो थे हमारे चेकिंग्स के। प्रोसीजर ऑफ बिल पेमेंट। अब बिल को पेमेंट करने का प्रोसीजर एकदम चुटकियां वाली बात हो गई कि आपने बिल बना भी लिया, बिल चेक भी कर लिया, अब बिल को पेमेंट करने का प्रोसीजर। ये सारे हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। इसके जो अंदर के पार्ट हैं कि बिल कैसे बनाते हैं, बिल क्या होता है, किस पार्ट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितना किया जाता है, उसके लिए आपके लिए कोर्स है कॉप्स, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल में मेजरमेंट, कंप्लीट डिटेल पे बीओक्यू, कंप्लीट डिटेल में बिलिंग, बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, रेविट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, सारी चीजें वहां आप डिटेल में सीखने वाले हो। आगे लेके चलता हूं मैं आपको प्रोसीजर ऑफ बिल पेमेंट पे कि किस तरीके से आप बिल को पेमेंट करोगे। प्रोसीजर शुड बी फॉलोड फॉर पेमेंट अगेंस्ट बिल। अब बिल चेक नहीं होगा, एक प्रोसेस होगा अकाउंटेंट और मैनेजमेंट डिवीजन के बीच में। तो सबसे पहला होता है बिल शुड बी फॉरवर्ड टू बिलिंग इंजीनियर फॉर चेकिंग, कि बिलिंग यदि बिल आया कंपनी में तो पहले बिलिंग इंजीनियर के पास चले जाएगा, और जिसके जो प्रीवियस प्रोसेस हमने देखा था कि बिलिंग इंजीनियर कैसे चेक करेगा उसको, तो बिलिंग इंजीनियर चेक करने के बाद फॉरवर्ड टू अकाउंटेंट फॉर चेकिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर चेक। बिलिंग इंजीनियर भेज देगा अकाउंटेंट के पास कि भैया इसको चेक करो, मैंने बिल मेजरमेंट चेक कर लिया है, अब आप पेमेंट चेक करो इसको देने लायक है भी कि नहीं। जो यदि एक बिल अमाउंट निकलेगा तो बिल अमाउंट आप फॉरवर्ड कर रहे हो और वो चले जाएगा बिल बना के चेक बनाने के लिए। तो चेक बनने के बाद अकाउंट सेंड टू कॉपी द चालान टू बिल सेक्शन देयर रिकॉर्ड, कि जो चालान है वो बिल सेक्शन में चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट हो रहा है, और वही पार्ट पहुंच जाएगा अकाउंट सेंड चेक टू मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। जो अकाउंटेंट है वो चेक को भेज देगा मैनेजमेंट के पास कि भैया इस कॉन्ट्रैक्टर को फलाना फलाना कॉन्ट्रैक्टर को फलाना अमाउंट का पेमेंट किया जा रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है, पहले बिलिंग इंजीनियर के पास चेक होने आएगा, वो अकाउंटेंट को भेजेगा, अकाउंटेंट जो चालान है उसको बिलिंग सेक्शन में भेज देगा कि इसको पेमेंट करना है, और वो अप्रूवल के लिए चले जाएगा मैनेजमेंट सेक्शन पे कि जो आपका एमडी है, जो बॉस है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो भी साइन अथॉरिटी है उसके पास चले जाएगा कि इसको पेमेंट करो, अप्रूवल दो। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ पेमेंट डिपेंड ऑन एग्रीमेंट, कैश, अकाउंट पेमेंट और चेक, कि ये जो पार्टी है वो देखेगा कि इस एजेंसी को कैसे पेमेंट करना है, कैश में पेमेंट करना है कि चेक में पेमेंट करना है कि अकाउंट में पेमेंट करना है। जो पेमेंट का मेथड होगा उस मेथड से हम पेमेंट कर देंगे। फॉर कैश बिल, डिपार्टमेंट बिल वंस अ वीक, यदि कैश बिल किया जा रहा है लेबरों के लिए तो वो डिपार्टमेंटली हर वीक में एक बार उसको रोटेशन करना ही होता है, जिससे कि आपका प्रोसेस बिलिंग का होते रहे। नेक्स्ट वन इज रनिंग अकाउंट बिल फॉर रूटिंग वर्क वंस अ फोरनाइट, कि जो आपका रूटिंग अकाउंट है कम से कम आरए बिल 15 दिनों में तो होना ही चाहिए। रनिंग अकाउंट बिल फॉर रूटिंग वर्क वंस अ फोरनाइट, कि जो आपका रनिंग बिल बन रहा है वो हर 15वें दिन पे बनने ही चाहिए।
अर्जेंट पेमेंट कैन बी मेड एज पर द रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रूटीन पेमेंट में ही होगा कि भैया 15 दिन का बिल है या सैटरडे का ही बिल पेमेंट है तभी होगा। कभी कभी अर्जेंट भी पेमेंट होता है तो डायरेक्ट वो कहीं भी अकाउंटेंट के पास ना जाते हुए कि बिलिंग इंजीनियर का डायरेक्ट फोन जाएगा एमडी के पास कि सर इस पार्टी को इतने रुपए का पेमेंट करना है, तो डायरेक्ट एमडी वहां से पेमेंट कर देगा। तो अर्जेंट बेसिस में भी बहुत सारे काम होते हैं। अब हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिलिंग इंजीनियर। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिलिंग इंजीनियर, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक बिलिंग इंजीनियर के लिए। तो टॉप 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। द फर्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेक प्रेजेंटेशन ऑन बीओक्यू। ये अब हम बात कर रहे हैं कि एक इंजीनियर अपने पहले दिन जब आप जाके अपना ब्रीफकेस रखते हो अपने साइट पे, उस दिन से लेके लास्ट डे तक क्या क्या काम करता है एज पर बिलिंग इंजीनियर। तो सबसे पहला मेक प्रेजेंटेशन ऑन बीओक्यू। जो आपको टेंडर मिला है, चाहे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो चाहे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, तो आप उस गिवन बीओक्यू से हट के आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपके कंपनी का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है काम करने का, उस पर आप बीओक्यू का प्रेजेंटेशन बनाते हो। उसमें आप आइडेंटिफाई करते हो आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्स्ट्रा ब्रॉड आइटम फ्रॉम बीओक्यू, कि जो टेंडर में दिया गया है वो तो करना ही है डेफिनेटली, लेकिन क्या उससे ज्यादा और कुछ काम है क्या जो हमको करना चाहिए जिससे बिल की क्वांटिटी बढ़ सकता है। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि जब आप किसी होटल में गए खाना खाने के लिए, तो वहां पे एक मेन्यू कार्ड आया, आपने मेन्यू कार्ड पढ़ा और आपने वेटर को ऑर्डर दे दिया। अब वो क्या हो गया, उस वेटर के लिए टेंडर हो गया। अब वो वेटर ने उस टेंडर को रिसीव किया और जाके किचन सेक्शन में प्लेस कर दिया कि भैया ये मटेरियल सप्लाई करो। वो मटेरियल तो वो वेटर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतना काम तो करना ही है। वो किचन से लाया, आपके पास सामान रख दिया, आप खाए और बिल पेमेंट करके चले गए। अब इस पूरे प्रोसेस में उस वेटर का जो है, जो अटेंडर है, उसका एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी कहां बढ़ी? वो तो कुछ किया ही नहीं। उसने तो आपसे ऑर्डर लिया और जाके किचन में दे दिया। वो तो कोई नहीं भी होता, कुछ रोबोट भी होता तो भी कर देता। उसमें बिलिंग इंजीनियर का क्या रोल? तो बिलिंग इंजीनियर का रोल होता है, यदि वो वेटर वहां खड़े होकर बोलता कि सर आप कुछ मीठा लेना चाहेंगे, सर आप ना इसके साथ ना ये वाला स्टार्टर भी यूज कीजिए, कि आप चिकन चिल्ली मंगाइए, आप पनीर चिल्ली मंगाइए, आप पनीर रोस्ट मंगाइए, ये वाला डिश हमारे यहाँ के स्पेशल होता है। उसके ऑर्डर देने के बाद यदि आपने कुछ और आइटम ऐड करवाया तो ये आपकी क्वालिटी हो गई। बॉस आपसे खुश रहेगा कि जितना वो खाने आया था वो तो बिल बनेगा ही, लेकिन यदि आपने उसमें को और कुछ बेच दिया, आपने उसको आइसक्रीम बेच दिया, आपने उसको कोल्ड ड्रिंक बेच दिए, आपने उसको मसाला पापड़ बेच दिया, तो ये आपकी क्वालिटी है। उसी तरीके से जो आपको टेंडर मिला है वो तो करना ही है, लेकिन क्या आपके पास कुछ और ऐसे ट्रिक हैं क्या, किसी तरीके से आप अपना स्पेसिफिकेशन बता के, कि हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है कि वो उस काम को क्यों किया जाए। यदि इसको आपने अप्रूवल करवा लिया, यदि आपके पास ये टेक्निक है अप्रूवल कराने का, तो आपका जो बिल अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। आपने सुना होगा कि टेंडर होता है 20 करोड़ का, बिलिंग होता है 25 करोड़ का। समझ आया कि टेंडर तो पास हुआ था 20 करोड़ का, लेकिन प्रोजेक्ट अप्रूवल हुआ 25 करोड़ का। कैसे? वो 5 करोड़ का बिलिंग इंजीनियर की क्वालिटी है, किस तरीके से अमाउंट बढ़ा दे। मैं प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 28 करोड़ का टेंडर हुआ था रायपुर में, और न्यूज़पेपर में खूब लाइमलाइट में रहा कि कैसे वो 28 करोड़ के प्रोजेक्ट को मेरी कंपनी 62 करोड़ में कंप्लीट की है। टेंडर हुआ था 28 करोड़ का, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 62 करोड़ का। हमने हर एक पार्ट में, इतने छोटे छोटे पार्ट में अप्रूवल लिए, तो अप्रूवल मिलना चाहिए ना। तो हमने उस एडमिन को बता के गेट अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट, जो क्लाइंट था वो हमारा मिनिस्टर था, कि जो हमारे उस समय पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे और हमारे सीएम जी थे, तो हम जब भी वो साइट में विजिट आते थे तो हमने उनसे अप्रूवल ले लेते थे कि सर हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। उसकी क्वालिटी अच्छी बता के अभी उनको तो अप्रूवल देना है, बोल देना ठीक कर ले। अब वो कर लिया, हमने तुरंत उनके जो सी होते थे या उसके इंजीनियर इंचार्ज होते थे, ई होते थे या एसडीओ होते थे, उनसे हम अप्रूवल करा देते, भाई साहब अप्रूवल करो, आपके सीएम बोल के गए हैं। तो 28 करोड़ के प्रोजेक्ट को 62 करोड़ में पहुंचाने के लिए जो टैलेंट में शाबाशी मिलती है ना, जब, तो वो पैसे से मिलती है, कि जब कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो वो आपको भी प्रॉफिटेबल बनाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ आरए बिल रिकॉर्ड एंड मेंटेनिंग इट, कि जब आपका टेंडर के अलावा कुछ काम किया जाता है ना, तो उसका डिटेल मेंटेन रखना पड़ता है कि कौन कौन सा रेट अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा क्यों किया गया, और उसको बिल से हट के हमको बनाना होता है।
तो ये पार्ट है एज अ बिलिंग इंजीनियर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आपने इस चादर को ओढ़ लिया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि आप एक्स्ट्रा आइटम अप्रूवल कराने लग गए, हम अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में दबा के बताते हैं किस तरीके से आप रेट को अप्रूवल करा सकते हो, नए नए आइटम को अप्रूवल करा सकते हो। तो यदि आप इस पार्ट को अप्रूवल कराने लग गए तो आप मास्टर पीस हो जाओगे अपने इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टर बिल। कि जिस तरीके से हमने बात किया कि सब कॉन्ट्रैक्टर को बिल को बनाना बहुत जरूरी है। यदि सब कॉन्ट्रैक्टर को आपने टाइम टू टाइम पेमेंट देने लग गया ना, तो सबसे अच्छी पर्सनालिटी आप अपनी कंपनी की हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रोजेक्ट को रन करने पे मेहनत करवा रहे हो। कि कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पे पेमेंट हुआ, उसको हर सैटरडे पेमेंट मिल गया उसके लेबरों को, तो वो अपने गांव के अपने दोस्तों को बताते हैं, यार इस साइट में तो बड़ा मस्त पेमेंट होता है, टाइम पे पेमेंट मिल जाता है। तो आपकी जो लेबर एफिशिएंसी वो अपने आप बढ़ जाएगी, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने इसी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को, ये जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर, उसको टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, तो वो तो एक ही आदमी है, आप उसको बहला फुसला सकते हो, लेकिन अल्टीमेट लेबर के पास पेमेंट पहुंचेगा नहीं। तो अपने दोस्तों को बताएगा, अरे भाई यहाँ मत आना भाई, मेरा पैसा फंसा पड़ा है, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, जैसे मेरा पैसा मिलेगा मैं निकल जाऊंगा ऐसे छू मंतर होके। इस कंडीशन पे लेबर आपकी बढ़ नहीं पाती, और लेबर नहीं बढ़ने के कारण आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का, एकदम बारीकी से यदि आप देखोगे तो। लेकिन यदि आपने इसको कंट्रोल कर दिया, प्रिपेयर एंड प्रोसेस सब कॉन्ट्रैक्टर बिल, कि आपको बिल तो बनाना ही है, और जब तक कॉन्ट्रैक्टर के जेब में पेमेंट ना जाए तब तक उसको प्रोसेस के पीछे लगना ही है। जिस तरीके से हमने पिछली स्लाइड में बात किया था कि पहले अकाउंटेंट के पास भेजना है, फिर बात करना है भाई जल्दी भेज मैनेजमेंट सेक्शन पे, मैनेजमेंट सेक्शन से अप्रूवल हो गया, फिर बिलिंग सेक्शन में आया कि भाई पेमेंट कर कॉन्ट्रैक्टर को। ये पूरा पार्ट संभालना भी हमारी जवाबदारी है। ये सारी चीजें एक्चुअल में काम करने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वन इज द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज अ बिलिंग इंजीनियर, दैट डेबिट नोट। जितना हम प्यार करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उतना लगाम भी लगा के रखते हैं। यदि वो गलती करेगा, यदि वो रीवर्क करेगा, फॉल्टी वर्क करेगा, तो उसके लिए हम डेबिट नोट भी लगाते हैं। रैंडम फिजिकल चेकिंग टू इंश्योर रिकवरी अगेंस्ट द फॉल्टी वर्क फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एज पर रिकमेंडेशन फ्रॉम साइट। कि हम बिलिंग इंजीनियर होके सिर्फ ऑफिस में बैठने का हमारा काम नहीं होता, हम रैंडम कभी भी किसी भी साइट में जाकर चेक करें उसकी क्वालिटी को। क्योंकि पेमेंट अगेंस्ट क्वालिटी ही होता है कि उसने प्लास्टर कैसा किया हुआ है, उसने टाइलिंग अच्छा किया हुआ है कि नहीं, उसने स्लोप मेंटेन किया है कि नहीं, उसने पूरे के पूरे टाइल के नीचे फिलिंग मटेरियल रखे हैं कि नहीं, जैसे कि हमने चेकलिस्ट में बात किया था। तो ये सारे चेकलिस्ट हमको एज अ साइट विजन में, जब हम साइट सुपरविजन में जाते हैं तो वो चेकलिस्ट काम आते हैं चीजों को चेक करने के लिए कि ब्रिकवर्क कर रहा है, पानी में गीला है कि नहीं, कंक्रीटिंग कर रहा है, कंक्रीटिंग के लिए सेफ्टी बैरियर उसने लगा कर रखा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कंक्रीट पहले से आके पड़ा हुआ है साइट पे और वो आधे एक घंटे बाद कास्ट कर रहा है। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स और जो फिजिकल क्वालिटी है मटेरियल का, उसको चेक करने के लिए हम रैंडम साइट विजिट करते हैं, और यदि कुछ फॉल्टी पाया जाता है तो तुरंत डेबिट नोट लगाते हैं। वो डेबिट नोट्स काम आता है आपको साइट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। मतलब हम ऐसा नहीं कि उसका पैसा जड़ से उखाड़ देंगे, उसको जमीन से अस्तित्व से खत्म कर दिए, उसकी पूरी प्रॉफिट खत्म नहीं करते। हम कुछ पैसे काट देते हैं जिससे कि उसको दर्द हो और वो काम को अच्छे से कर सके। क्योंकि जब भी लगाम लगाना होता है ना, तो आप पैसे से लगाते हैं। जब आप पैसे से लगाम लगाना सीख जाओगे तो आप एक अच्छे इंजीनियर, जो बिलिंग इंजीनियर की बात करते हैं, वहां तक हम डेवलप कर लेते हैं। अगली बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एक बिलिंग इंजीनियर को बनाना होता है। तो सबसे पहला पार्ट बिलिंग इंजीनियर का होता है बिल प्रिपरेशन। सिर्फ बिल बनाना ही एक बिलिंग इंजीनियर का काम नहीं होता, उसका काम होता है रिकॉन्सिलेशन बिल भी बनाना, कि पूरा मटेरियल का नुकसान तो कहीं नहीं हो रहा है, कहीं मटेरियल का कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है, किस कारण से हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, रिकॉन्सिलेशन ऑफ बिल। नेक्स्ट वन होता है हमारा प्राइस एस्केलेशन। यदि रेट बढ़ता है तो रेट बढ़ने के कारण एज पर इकोनॉमिकल एडवाइजर, गवर्नमेंट डिवीजन का जो इकोनॉमिकल एडवाइजर होता है, उसके हिसाब से आप प्राइस एस्केलेशन बना रहे हो कि नहीं, ये एक बिलिंग इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट, कि डेली का बैलेंस शीट, जैसे कि हमने चेकलिस्ट में पढ़ा था डीपीआर, कि हमको लास्ट में दिख जाता है कि हमने क्वांटिटी अपडेट किया, कितना मटेरियल यूज हुआ, कितने लेबर लगे थे, और हमको लास्ट में पता चल गया कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हमने चेकलिस्ट में बात किया है। ये सारी चीजें यार, ये डिटेल पे सोचो, इतनी सारी चीजें सीखने का सिर्फ एक प्लेटफॉर्म इस वर्ल्ड में, दैट इज सिविल गुरुजी। और वो भी इस दिवाली के ऑफर में आपको कॉप्स, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग प्रोसेस का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 9,847 रुपए में दिया जा रहा है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है कहीं भी। अपन बात करते हैं कि बिलिंग प्रिपेयर में क्या क्या करना होता है हमको। प्रिपेयर एंड प्रोसेस बिल। सबसे पहला है क्लाइंट बिल, कि पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट टू कंपनी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो,
क्लाइंट से पेमेंट लेना होता है हमारी कंपनी को, तभी तो हमारे कंपनी का रोटेशन अमाउंट बढ़ रहा होगा, तभी तो आप अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिला पा रहे होंगे। तो पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट टू कंपनी सबसे बड़ा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिविल इंजीनियर का, जो भी एज अ बिलिंग इंजीनियर जॉब करेगा। लेबर आइटम वाइज बिल, कि जितने भी आपके पास जो लेबर है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, उनका आइटम वाइज बिल बना रहे हो, यदि वो आइटम वाइज में, तो अब स्लैब रेट बिल बना रहे हो यदि आप बिल्डअप एरिया पे वो काम कर रहे होंगे। तो आइटम वाइज बिल में जैसे एक्सकवेशन, प्लास्टर, ब्रिक वर्क, कॉन्क्रीटिंग, रेनफोर्समेंट, शटरिंग एंड स्लैब रेट बिल पे आप काम कर रहे होगे, तो वर्क रेट रिलेशन विद स्लैब वर्किंग एरिया, जैसे हमने बिल्टअप एरिया की बात किया था, तो या तो आइटम रेट में आपको बिल बनाना है अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए, या आपको स्लैब रेट में बिल बनाना है अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉन्सिलेशन बिल में। जैसे कि हम बात करते हैं वेस्टेज का, तो आपकी कंपनी में कितना % वेस्टेज अलाउ है, हर एक पार्ट की बात करें तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, क्या आपकी कंपनी में 3% वेस्टेज अलाउ है? आपसे पूछ रहा हूं भाई, आपको भी तो जवाब देना है ना, अकेले थोड़ी बैठा हूं मैं यहां पे। तो आपके कंपनी में 3% वेस्टेज अलाउ है कि 4% वेस्टेज अलाउ है? कुछ जगह तो 5% भी बोलते हैं। क्या ये 3%, 4% और 5% ये जगह पे हम वेस्टेज कर सकते हैं क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यदि आपका प्रोजेक्ट 100 रुपए का रहा, तो यदि हम 4% भी वेस्टेज लेते हैं तो कितने रुपए का वेस्टेज हुआ? 4 रुपए का मात्र, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं पे कंपनी का कॉस्ट, यदि आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 100 करोड़ रुपए रहा, तो 100 करोड़ रुपीस की यदि आपकी कंपनी रही, तो 4% वेस्टेज, 4 करोड़ रुपए। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना % होता है? 10 से 15%। तो 10 से 15% में आप 4% कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट से 4% का वेस्टेज कर दे रहे हो, तो कमाएगा क्या बेचारा? कमाने के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो ना हम 3% की बात करते हैं, ना हम 4% की बात करते हैं, ना हम 5% की बात करते हैं, हम बात करते हैं कंप्लीटली 0% की। 0% वेस्टेज अचीव करना एज अ सिविल इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 0% अचीव करने का मतलब, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया 0% के मटेरियल तो वेस्टेज होगा ही। हाँ, मटेरियल वेस्टेज होगा, लेकिन उस वेस्ट मटेरियल को भी यूज करने का हमारे पास आइडिया होना चाहिए। यदि वेस्टेज सैंड है, उसको हम किस जगह पे यूज करें? वेस्टेज ब्रिक है, उसको किस तरीके से हम यूज करें? वेस्टेज टाइल है, उसको हम कहां यूज करें? वेस्टेज एग्रीगेट है, उसको हम यहां कहां यूज करें? वेस्टेज स्टील है, उसको हम कैसे यूज करें? यही तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपॉइंट क्यों होते हैं? साइट पे खड़े होने के लिए कि काम हो रहा है हम देख रहे हैं? नहीं, हम इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉप्स को कोर्स के लिए जो अल्टीमेट लेवल पे एक आपको डेवलप करके देगा ये सारे एनर्जी, तो 0% वेस्टेज कंट्रोल करते हैं। क्योंकि यार 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में यदि 1% भी वेस्टेज हुआ ना, तो 1 करोड़ रुपए होता है। हमारी सैलरी से ज्यादा तो हम वेस्टेज करवा लेंगे। आधा % 50 लाख रुपए, नॉट पॉसिबल। 0.25% 25 लाख रुपए। इज इट पॉसिबल कि कोई कंपनी आपको अपॉइंट करेगा 25 लाख रुपए वेस्टेज करने के लिए? 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में छोटा ही बोल रहा हूं, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। हमारे रायपुर में हो रहा है अभी 496 करोड़ का प्रोजेक्ट, भिलाई पे हो रहा है जहां से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, IIT का 780 करोड़ का प्रोजेक्ट। फेज 1 का 50% पार्ट है बस, 780 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो जो 780 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1% वेस्टेज हो गया, 7 करोड़ रुपए कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ना। तो 0% वेस्टेज अचीव करने की क्वालिटी हमारी होनी चाहिए, देन वी कॉल एज अ सिविल इंजीनियर। नहीं तो इंजीनियर की डिग्री तो सबके पास है यार। हर एक इंजीनियर जो आज डिग्री जो 4 साल में पास होकर निकल रहा है, उसके बाद डिग्री है। आपको सिविल इंजीनियर कहलाना है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम हमारे रिकॉन्सिलेशन के बाद प्राइस एस्केलेशन बिल, कि यदि आपका टेंडर हुआ है जनवरी 2020 में और आपका जो टेंडर ड्यूरेशन है वो पूरे 2 साल का ड्यूरेशन है, तो जब जनवरी का जो बिल था, जो जनवरी का रेट था मटेरियल्स का, जनवरी 2020 में सीमेंट मिल रहा था, मान लिया जाए कि 200 रुपए पर बैग, तो 2 साल बाद क्या सेम रेट में मिलेगा वो? भाई कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। स्टील बढ़ेगा, सैंड बढ़ेगा, एग्रीगेट बढ़ेगा, सारे मटेरियल्स तो बढ़ेंगे, लेबर का रेट बढ़ेगा, गवर्नमेंट बढ़ा देता है लेबर का रेट, तो हर चीजों का रेट बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर सेम टू सेम होगा क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम टू सेम रेशियो में रहेगा कि पहले 100 करोड़ का बिल था तो 100 करोड़ रुपए में ही होगा? नहीं, अब हमको रेट बढ़ाना होता है। तो कौन बढ़ाएगा? किसको बोलें? कहां से लाएं वो डेटा?
वो डेटा आपको ला के देता है एज पर इकोनॉमिकल एडवाइजर। आप गूगल में टाइप करोगे ना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइजर, तो वहां पे पूरा चार्ट लिस्ट दिया हुआ है। कॉफिशिएंट कहते हैं हम इसको, कि प्राइस कॉफिशिएंट। अभी वर्कशॉप के बाद आप गूगल में टाइप करना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइजर, उसमें एक बोर्ड, उसका एक चैनल खुलेगा और उस चैनल के नीचे एक डायलॉग्स बॉक्स होगा। यहां पे नीचे डायलॉग्स बॉक्स होगा कॉफिशिएंट फॉर ऑल कमोडिटीज। आप उसमें देखोगे तो उसमें सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान पराग, तंबाकू, चिकन, अंडा, मछली, चावल, दाल, गेहूं, प्याज, लहसुन, हर एक मटेरियल जो इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट पे टेंडर होता है उसका पूरा का पूरा कॉफिशिएंट रखा है। सीमेंट, स्टील, एग्रीगेट, टाइल, रोलिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, पेंट, पुट्टी, प्राइमर, हर एक पार्ट का, हर एक पार्ट जो आइटम आप सोच सकते हो वो वहां पे अवेलेबल है। हर एक मटेरियल का वहां पे प्राइस कॉफिशिएंट देता है। और जो हमको जरूरत है, अब हमको प्याज, आलू, प्याज तो मतलब नहीं है ना, हमको जो मतलब है प्राइस कॉफिशिएंट वो चाहिए सीमेंट, स्टील, POL, पेट्रोलियम एंड लिक्विड, अदर मटेरियल्स एंड लेबर। ये 5 पार्ट, ये अदर मटेरियल्स को वहां पे आपको जो शो होगा वो ऑल कमोडिटीज, सबसे पहला ही ऑप्शन होता है ऑल कमोडिटीज। सीमेंट, स्टील, POL, पेट्रोलियम एंड लिक्विड, अदर मटेरियल्स एंड लेबर। सिर्फ ये 5 आइटम का ही हमको कॉफिशिएंट चाहिए रहता है हमारे प्राइस एस्केलेशन बिल को बनाने के लिए। और कई बार ऐसे होते हैं कि जो 2 साल में रेट जमीन आसमान छू जाते हैं, तो 5%, 10% टेंडर कॉस्ट अपने आप बढ़ जाता है। जो टेंडर कॉस्ट है ना 28 करोड़ रुपए का, वो अपने आप इंक्रीज होकर पहुंच जाएगा। जितना अमाउंट इंक्रीज होगा उसको हम ऐड कर देंगे हमारे हर रनिंग बिल पे। और कई बार ऐसा भी होता है कि रेट डिक्रीज भी हो गया, कि जब टेंडर हुआ था तब रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन टेंडर आगे बढ़ते गया और रेट डिक्रीज होते गए, तो बिल के अमाउंट से डेबिट भी हो जाता है ये पार्ट, कि जो आपने बिल बनाया ना उस बिल अमाउंट से पार्ट डेबिट भी हो जाते हैं, कि आपने 100 रुपए का बिल बनाया लेकिन आपको मिल रहा है 99 रुपीज बस। ऐसा भी होता है। तो प्राइस एस्केलेशन जिस तरीके से वो एस्केलेट करता है उसी तरीके से वो डिग्रेड भी करता है। तो वो एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है सीखने का, ये आपको प्राइस एस्केलेशन का पैटर्न आना चाहिए। एंड द लास्ट बात करते हैं हम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिलिंग इंजीनियर का। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब वो DPR भरना नहीं कि कितने लेबर लगे थे, कि क्या क्या काम किया, कितना बैग सीमेंट खत्म हुआ, नहीं। हम बात करते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं। हम हमेशा डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करेंगे बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि कितना रुपए मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। आपने जो चेकलिस्ट था उसमें पढ़ा है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब इनवर्ट कितना, आउटफ्लो कितना, इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना। DPR में भी आपने उस सेक्शन को देखा है, तो उसमें आपको जो सबसे पहला पार्ट दिया जाता है वो वर्क डन, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। ये आपका इन्वर्ट हुआ तो ये अमाउंट प्लस में आया। देन कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, ये हो गया आउटफ्लो। फिर नेक्स्ट है आपका मटेरियल एक्सपेंसेस, ये हो गया आपका आउटफ्लो। फिर नेक्स्ट है लेबर एक्सपेंसेस, ये भी हो गया आउटफ्लो। नेक्स्ट है स्टाफ एक्सपेंसेस, ये भी आउटफ्लो। फिर है टैक्स डिडक्शन, ये भी तो आउटफ्लो ही हुआ। एक है वर्क डन जो इनफ्लो, और ये बाकी 5 आइटम आउटफ्लो है। तो इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। यदि ये प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि निगेटिव में आएगा तो आपको लॉस हो रहा है। इसीलिए जो कंपनियां हैं आज इंडिया में, हर साल लाखों कंपनी स्टार्ट होती है और लाखों कंपनी बंद भी हो जाती है। इंडिया का रेशियो है 100 कंपनियों में से 90 कंपनी अपने करियर के पहले ही ईयर में डिस्ट्रॉय हो जाती है। 100 कंपनी में से 90% कंपनी, और जो बाकी 10% कंपनी है उसमें से 90% कंपनी आने वाले 3 साल में डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाकी सिर्फ वो जो 10% कंपनी बचा है, लगभग 2 से 3 कंपनी, 100 में से 2 से 3 कंपनी आगे बढ़ती है। और उन 2 से 3 कंपनी जो आगे बढ़ते जाते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, वो जाके एक बड़ी इंडस्ट्री का डेवलप करते हैं। तो ये है एक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपका बैलेंस शीट, जिससे आप अपनी कंपनी को डेवलप करा सकते हो। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप खुद की कंपनी है, चाहे आप किसी कोई छोटी एक एंटरप्रेन्योरशिप में कोई अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो ये बैलेंस शीट इनफ्लो आउटफ्लो मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला बात करते हैं हम इसको पूरा डिटेल पे कि क्या क्या, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं खत्म करता हूं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि बिल प्रिपरेशन, क्लाइंट बिल, आइटम वाइज बिल और स्लैब रेट बिल। उसी तरीके से हम बात करते हैं आपके रिकॉन्सिलेशन में, तो मटेरियल ऑडिट, वेस्ट मैनेजमेंट और कंट्रोल वेस्टेज मैनेजमेंट, जो आपको यहां सीखने मिल जाता है। और द नेक्स्ट वन इज प्राइस एस्केलेशन। इसमें आपको मिलता है कि इंक्रीज बिल अमाउंट, की बिल अमाउंट इंक्रीज हो जाता है यदि ऐड हुआ है तो, एज पर इकोनॉमिकल एडवाइजर और प्राइस कॉफिशिएंट के साथ। लास्ट वन इज डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, डेली साइट रिकॉर्ड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये चेक करना एक ओवरऑल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिविल
इंजीनियर का एज अ जॉब रोल ऑफ बिलिंग इंजीनियर। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। आगे हम बात करते हैं रिकॉर्ड अपडेट बाय द बिलिंग इंजीनियर। कौन कौन से फाइल रिकॉर्ड रखता है एक बिलिंग इंजीनियर अपने करियर स्पान पे। तो इसके लिए आपके पास 4 टॉपिक है। पहला, बिल इनवर्ट रजिस्टर, कितना बिल आया। बिल आउटवर्ट रजिस्टर, कितने रुपए का हमने बिल दिया। फिर है चेक रिसिप्ट रजिस्टर, कितना हम जो चेक काट रहे हैं उसका रिसिप्ट रजिस्टर। और चेक इशू रजिस्टर, कितने लोगों को हम चेक इशू कर रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मेट है, एकदम बेसिक सा फॉर्मेट है। यदि आप समझ लो, यदि आपको ये नहीं भी बताया जाता और आपकी खुद की कंपनी होती तो आप ये फॉर्मेट खुद डेवलप कर चुके होते। लेकिन जब हम जॉब करते तो हमको लगता है कंपनी देगा, ये सोचते हैं कि हम क्यों बनाए, कंपनी देगा। लेकिन जितना चेकलिस्ट आपको बताया गया, करीब 13-14 चेकलिस्ट आपको इस कोर्स में जो वर्कशॉप है उसमें बताया गया, यदि आपने उस 13-14 चेकलिस्ट में से 5-7 भी चेकलिस्ट अपने साइट में एग्जीक्यूट कर दो ना, तो आपकी रॉयल्टी बढ़ जाएगी, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। आप कंपनी को बता सकते हो कि यू आर द रियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर इंडस्ट्री। बात करते हैं बिलिंग इनवर्ट रजिस्टर में, तो सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, किस कॉन्ट्रैक्टर को इशू हो रहा है, बिल नंबर, बिल अमाउंट, वर्क डिटेल, किस काम के लिए इशू किया जा रहा है, बिल्डिंग नंबर, कौन से बिल्डिंग का बिल है वो, सिग्नेचर ऑफ साइट इंजीनियर, कौन सा सिग्नेचर के द्वारा उस बिल को पास किया गया है, एंड बिलिंग इंजीनियर सिग्नेचर, जो बिलिंग इंजीनियर उसको अप्रूवल किया कि हाँ पूरे मेजरमेंट सही है, रेट वेट बना के एक बिल प्रोसेस में किया। ये हमारा हो गया बिल इनवर्ट रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं साइट वाइज लेजर, हर एक साइट का अलग अलग। इसी में एक है बिल आउटवर्ट रजिस्टर। बिल आउटवर्ट रजिस्टर में पैटर्न दोनों का सेम है, बस इसमें आप पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काट दोगे आप। सर्टिफाइड बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट कितना है, कि जो सीरियल नंबर, डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल सबमिट हुआ, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, किस कॉन्ट्रैक्टर का बिल है, बिल नंबर कि कौन सा बिल नंबर है उस कॉन्ट्रैक्टर का, सर्टिफाइड टोटल बिल अमाउंट उस बिल का कितना है, फिर टीडीएस डिडक्शन, इस अमाउंट से कितना आप टीडीएस काट रहे हो, नेट अमाउंट की सर्टिफाइड टोटल बिल में टीडीएस माइनस करके जो नेट अमाउंट पेबल कितना है, फिर सिग्नेचर ऑफ साइट इंजीनियर जिसने मेजरमेंट लिया है, सिग्नेचर ऑफ बिलिंग इंजीनियर जो उसको अप्रूव कर रहा है फाइनली चेक करके। नेक्स्ट वन इज चेक रिसिप्ट रजिस्टर, कि कितने सारे लोगों का चेक का रिसिप्ट है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट, जब बिल पास होगा भी चेक बनेगा, तो नंबर ऑफ बिल, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, चेक नंबर, कौन सा चेक नंबर उसको इशू किया जा रहा है, कितने रुपए का अमाउंट है, और उस रिसीवर सिग्नेचर उस चेक को कौन रिसीव कर रहा है। और ऐसा ही एक चेक इशू रजिस्टर बनता है। जब आप चेक को इशू करते हो तो उसमें भी सिर्फ एक पार्ट ऐड हो जाता है कि डेट ऑफ इशू, जो पहले था डेट ऑफ रिसिप्ट में, उस डेट ऑफ रिसिप्ट यहां पे हो जाएगा डेट ऑफ इशू। बाकी फॉर्मेट सेम है कि बिल का नंबर, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, चेक नंबर, अमाउंट, रिसिप्ट, सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्टर एंड रिमार्क। ये सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं एज अ बिलिंग इंजीनियर। ये तो बात हुई सिर्फ 4 घंटे में, लेकिन 4 घंटे की सोचो, 4 महीने तक आप ये सारी चीजें को सब सीखते हो ना, तब अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है डेवलप होके कि हम कहीं भी जाके, कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाके टेबल पर रखें अपना डिटेल, और जब बात करने से जो कॉन्फिडेंस अंदर से निकल के आता है, तो एक भी ऐसा जॉब नहीं होता जिसमें लोग डिसलेक्ट हो। अरे वाह, आ गए क्या आप लोग? उम्मीद करता हूं सिविल गुरुजी आपकी उम्मीदों में हमेशा की तरह खरा ही उतरा होगा। और अब आप लोगों के लिए 2 क्विज रखा गया है। पहला क्विज फॉर अर्निंग, सेकंड क्विज फॉर लर्निंग। पहले क्विज अटेम्प्ट करने से आपकी जो रैंकिंग है उससे आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं, अच्छे गिफ्ट वाउचर हैं। और जो भी पूरे क्विज में, जो पूरे 6 क्विज में फर्स्ट आएगा उसको एक सेल फोन भी स्मार्ट। और हर क्विज के विनर को फर्स्ट रैंकर से 5 रैंकर तक को 2000 रुपीज, 6th रैंकर से 10th रैंकर तक को 1000 रुपीज, और 11th रैंकर से 20th रैंकर तक को 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर अवेलेबल है सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। अटेम्प्ट कीजिए क्विज। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने बोला कल उसके बीत गए पल, जिसने बोला परसों उसके दिन गए बरसों, जिसने बोला आज, मेरे साथ बोलोगे आप, जिसने बोला आज वही करेगा राज। अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिलते हैं हमारे कोर्स में कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में। मैं हर एक इंजीनियर से कहता हूं कि एक बार ये कोर्स कीजिए, फिर देखिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस, वो एटीट्यूड जो डेवलप होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के पावर से होता है। जितना ज्यादा नॉलेज आपको रहेगा उतना ज्यादा आपकी लर्निंग, आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी। मिलते हैं क्विज में। क्विज अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर बोर्ड चेक कीजिए कि कितना आपको लर्निंग हुआ है इस वर्कशॉप से।
हर एक पार्ट में आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि आप अपना लेवल चेक कर सकें। और दूसरे क्विज में मिलेंगे फॉर लर्निंग, उस क्विज को अटेम्प्ट करके आपका सर्टिफिकेट अनलॉक होगा, जो आपको इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट सिविल गुरुजी के द्वारा दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्विज में। और क्विज कंप्लीट होते ही आपके पास अगेन एक वीडियो है, उस वीडियो से आप अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उसी जोश उसी जुड़ने के साथ करना है खास, तो चलो मेरे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आप मेरे साथ बोलने वाले हो, तुमको करना है खास तो चलना होगा साथ। रिपीट करो भाई मेरे साथ। तुमको करना है खास तो चलना होगा साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। ये दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली नॉलेज वाली, ये दिवाली। दोस्तों, नॉलेज वाली दिवाली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी सिविल गुरुजी की टीम की ओर से आप सभी के फैमिली को, हर एक सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के हर एक सेक्शन के लोगों को सिविल गुरुजी की ओर से दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सिविल गुरुजी का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं क्विज के बाद। जय हिंद, जय भारत।